चलिए तो स्टार्ट करते हैं एडवांस अकाउंटिंग से। सो बेसिकली एडवांस अकाउंटिंग, बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको पहले बता दूं आपको पढ़ना क्या क्या है और क्या चेंज हुआ आपको। पहले जब ओल्ड सिलेबस हुआ करता था देयर वर चैप्टर्स और एएस थोड़े से रहते थे इंटरमीडिएट में, और फाइनल में आपको इंडियस पढ़ने पड़ते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया ना, अपना सिलेबस कुछ इस तरह फ्रेम कर दिया कि आपको फाइनल्स में हेल्प मिल जाए। इन्होंने बोला वो छोटे मोटे चैप्टर्स जो रहता है ना वो साइड ही कर दो, उसको निकाल ही दो, बाहर ही निकाल दो, जो काम की बात है वही करेंगे। तो उन्होंने बराबर काम की बात की। काम की बात कैसे की तो आपको बता दूं। बेसिकली आईसीएआई ने अब तक 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको हम एएस का नाम देते हैं, बेसिकली दे आर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आपने जो भी अकाउंटिंग सीखा है ना वो सब एएस के हिसाब से सीखा है। अब उनको डिटेल पढ़ना है, डिटेल्ड, ठीक है। तो 29 एएस बनाए हैं टोटल, उसमें से वो 2 एलिमिनेट कर चुके हैं, 6 और 8। 6 था डिप्रिसिएशन, 8 था आपका ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उन्होंने हटा दिया, उनको दूसरे एएस में मिक्स कर दिया। जब एएस पढ़ेंगे अपन बात करेंगे, ठीक है। तो 6 और 8 को उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। तो कितने बच गए अभी? 27। तो 1 to 29 में 2 एलिमेंट हो चुके हैं, 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है, मतलब ये 27 चैप्टर तो ये हो गए अपना। इसमें से कुछ चैप्टर्स बड़े हैं, कुछ चैप्टर्स छोटे हैं। छोटे मतलब इतने छोटे हैं कि शायद मैं आज स्टार्ट करूंगा आज खत्म भी कर दूंगा, ऐसे वाले भी हैं। और कुछ ऐसे हैं जो ऑब्वियसली टाइम लगेगा आपसे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं AS14, तो वो आपके 10-12 लेक्चर्स भी ले लेगा। अमलगमेशन सबसे बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो आइडियली ये सब होता है। अब मैं एक एक एएस के नाम नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आज नाम याद भी नहीं रहेंगे, लेकिन इतनी गारंटी है जब मैं सिलेबस एंड करूंगा वो सारे नंबर्स के साथ नाम सब आपकी जबान पर रहेंगे, ये बात की गारंटी है, ठीक है। तो 29 में से 6 और 8 हट चुके हैं। कितने एएस पढ़ में 27, और 4 चैप्टर्स हैं। 4 चैप्टर्स मतलब 27 + 4 31 अपने को टोटल पढ़ना है। 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। 4 चैप्टर्स कौन से वो बता देता हूं आपको। तो बेसिकली एक सबसे इंपॉर्टेंट है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? तो बहुत सिंपल सा रूल है। अपन याद है अपन 11th 12th फाउंडेशन में फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, सोल प्रोप्राइटर का बनाते थे फाइनल अकाउंट्स, राइट। पार्टनरशिप का ही फाइनल अकाउंट्स बनाते थे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी का फाइनल अकाउंट बनाओ। तो कंपनी के फाइनल अकाउंट और रेगुलर फाइनल अकाउंट में फर्क क्या है? सिर्फ फॉर्मेट। इनफैक्ट आप लोगों ने जो फाउंडेशन में एडजस्टमेंट सीखे थे ना वो बहुत ज़्यादा थे। अभी इतने एडजस्टमेंट भी नहीं है, अभी तो कम एडजस्टमेंट है। मतलब आपको सिर्फ फॉर्मेट सीखना है, सिर्फ फॉर्मेट, ठीक है। अच्छा, दूसरा चैप्टर कौन सा है अपना? तो एक अपना चैप्टर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो रूल ऐसा है कि अगर कोई कंपनी बंद हो रही है तो इंडिया में गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि हम कोई कंपनी बंद होने दें, क्योंकि अगर कंपनी बंद होती है तो ऑब्वियसली फॉरेन से जो इन्वेस्टर्स पैसा देते हैं तो ऑब्वियसली वो लगाना बंद करेंगे। थोड़ा सा उनको डर रहेगा भाई कभी भी कंपनी बंद हो जाती है यहाँ पे, और एम्प्लॉयमेंट भी बहुत सारा हट जाएगा, राइट। तो इंडिया में कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी कंपनी बंद हो, तो उसको सर्वाइव करने का मौका दिया जाएगा। मौका देने से मतलब क्या? उसकी जो बैलेंस शीट में जो भी लाइबिलिटीज रहेंगे ना, सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा माफ करवाया जाएगा एज पर कोर्ट ऑर्डर, जो भी उनका बीच में डिसाइड होगा, राइट। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वो है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज द बोनस टॉपिक। ये एक बोनस टॉपिक है आप लोगों के लिए। इसमें मार्क्स इजीली मिलते हैं। इट इज फुल ऑफ जर्नल एंट्रीज एंड मार्क्स मिलता है। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जैसे मैंने आपको बताया, इट इज ओनली द बैलेंस शीट एंड पीएनएल फॉर्मेट। बस सिर्फ फॉर्मेट बदला है, कंसेप्ट पूरे वही है। इनफैक्ट एडजस्टमेंट्स कम हो गए हैं पहले से भी। इतने से जो हम एडजस्टमेंट सीखते थे ना उतना एडजस्टमेंट नहीं है, जैसे आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वगैरह वो भी ध्यान भी नहीं देते वो एडजस्टमेंट्स पे। बहुत बेसिक बेसिक, और गिन के 6-7 एडजस्टमेंट पे उन्होंने चैप्टर क्लोज कर दिया, ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अगेन जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई कंपनी बंद हो रही है तो उसको बंद नहीं होने देंगे, उसको मौका दिया जाएगा सर्वाइव करने का। तो वहां पे उसको हर लाइबिलिटी को थोड़ा थोड़ा पैसा माफ कराएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ डेबिट के इफेक्ट्स के थ्रू। अगर मैं आपको बोलूं डेबिट को कम करना है तो आप बोलोगे क्रेडिट करेंगे, अगर बोलूं क्रेडिट को कम करना है तो आप बोलोगे डेबिट करोगे। तो बस वही चीज अपने को यहां फॉलो करनी है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तीसरा टॉपिक जो बनाया है वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बोलने के लिए एक है लेकिन मैं इसको 3 बोलता हूं। ब्रांच। ब्रांच, अब 3 टॉपिक क्यों बोलता हूं इसको? क्योंकि आपको इसके 3 टॉपिक्स हैं। ब्रांच में डिपेंडेंट ब्रांच, ब्रांच में इंडिपेंडेंट ब्रांच, ब्रांच में फॉरेन ब्रांच, ठीक है। 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो ये तीनों अलग अलग है, तीनों का एक दूसरे से रेलेवेंस नहीं है। नाम ब्रांच में ही आता है लेकिन तीनों अलग अलग है, तो इसलिए मैं इसको बोलता हूं ब्रांच एक नहीं, ब्रांच 3 एबीसी में है, ठीक है। और चौथा जो स्टैंड अलोन टॉपिक है आपका, और अगेन वन ऑफ द बोनस पॉइंट है, वो है बायबैक। बायबैक ऑफ इक्विटी, बायबैक ऑफ इक्विटी। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वन ऑफ द वेरी इजी टॉपिक एंड दैट इज बायबैक। अब आप बोलोगे सर आपने इसका नाम नहीं बताया, इनके नाम ही नहीं बताया आपने। सी अगर मैं नाम बताऊंगा भी ना, याद तो कुछ रहने वाला नहीं है आज।
बट इतना समझो कि एएस बनाए क्यों गए हैं, एएस क्यों बनाए गए हैं, बेसिकली हम फाउंडेशन तक क्या सीखते थे कि कौन सी चीज़ कहाँ आती है, तुम ये दे के रखो, हम उनको दे के रखेंगे, लेकिन अब वो बैलेंस शीट में अंदर आपको लेके जाएगा। अंदर कैसे लेके जाएगा, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको। आपको याद है ना, ऐसे बैलेंस शीट बनता है अपना, ठीक है, यहाँ पे सारे एसेट्स रहता है। एसेट में आपको याद आ रहा होगा, बिल्डिंग आता है, मशीनरी आता है, फर्नीचर आता है, बराबर। इसके अलावा अपने आइडली कैश इक्विवेलेंट आता है, या फिर इन्वेस्टमेंट्स आता है, बराबर। तो बोलता है, अब उसके बाद इन्वेंट्री आता है, स्टॉक आता है, बराबर, ऐसे आते हैं सारे। तो बोलता है सर इसकी वैल्यू तुमने निकाली थी, बराबर। कैसे निकाली थी पता है क्या, हमने ट्रायल बैलेंस में दिया था ना, तो ट्रायल बैलेंस से उठा के तुमने बैलेंस शीट में डाल दिया, बराबर। लेकिन आज तक ये सोचा क्या, ट्रायल बैलेंस में यही वैल्यू क्यों आई, वो नहीं सोचा हमने। जर्नल किया, लेजर किया, ट्रायल बैलेंस में किया, फाइनल अकाउंट्स में डाल दिया। अब वो बोलता है कि हम इनके ऊपर थोड़ा और डिटेल स्टडी करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने बनाया AS10 PPE। PPE इज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। जब हम एएस में सीखेंगे तो स्पेसिफिकली एक हिस्से में सीख रहा हूं मैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे तो उसका अलग आंसर है, डिबेंचर में करोगे तो अलग आंसर है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, तो उनके वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो उनका वैल्यूएशन AS13 में आ गया। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक आपने याद करो, 11 स्टैंड से एक पॉइंट सीखा है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। सीखते थे ना अपन ऐसे, क्लोजिंग स्टॉक जब एडजस्टमेंट भी आता था नीचे, अगर फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट आया कि कॉस्ट प्राइस है 40,000, मार्केट प्राइस है 50,000, तो अपन 40 पे लेते थे। ऐसा क्यों, ये एएस बोलता था। ऐसा नहीं कि हमने अकाउंट्स में ऐसे सीख लिया, बेसिकली दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ एएस। विच एएस, AS2 ऐसे। तो बेसिकली अब हम बैलेंस शीट के अंदर जाने वाले हैं और एक एक वैल्यू को पिक करने वाले हैं। दिस इज द डिटेल स्टडी। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया इंस्टीट्यूट ने, पूरे एएस एक ही इसमें डाल दिया। पहले क्या होता था ना, दो अकाउंट्स होते थे आपको, ग्रुप 1 में भी अकाउंट्स आता था, ग्रुप 2 में भी अकाउंट्स होता था, तो बेसिकली 8 पेपर्स थे आपके। तो उन्होंने क्या किया, ग्रुप 1 ग्रुप 2 को मर्ज करके कुछ चैप्टर साइड कर दिए, और जो एएस नहीं थे वो भी डाल दिए, वो भी डाल दिए, मतलब आपको पूरा एएस बना दिया। बाकी सब सारे चैप्टर्स हटा दिए, कुछ चैप्टर्स उन्होंने फाउंडेशन में डाल दिए, जैसे सिंगल एंट्री पहले इंटर में होता था, उन्होंने फाउंडेशन डाल दिया, ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पहले इंटर में हुआ करते थे, उन्होंने फाउंडेशन में डाल दिया। डिसोल्यूशन, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब पहले इंटर में हुआ करते थे, उन्होंने फाउंडेशन डाल दिया, ठीक है। और कुछ चैप्टर्स तो उन्होंने स्किप कर दिए। उसने बोला सर फोकस ओनली ऑन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऐसा क्यों, क्योंकि फाइनल्स में एक सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं FR, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड दिस स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट Ind AS, दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब जो आइडली पहले सिलेबस होता था ना, पहले तो बच्चे क्या करते थे, एएस पे ध्यान नहीं देते थे, बच्चे चैप्टर्स पे ध्यान देते थे। जैसे ये स्टैंडअलोन टॉपिक्स है, एएस नहीं है, ये चैप्टर्स हैं, तो बच्चे इस पे ध्यान देते थे। क्यों, क्योंकि वो टाइम पे इनका वेटेज 20-25 मार्क का रहता था, और वो भी ऑप्शनल में रहता था, ठीक है। तो बच्चे क्या करते थे, पूरे चैप्टर्स पे ध्यान देते थे, एएस को ध्यान नहीं देते थे, फिर मार्क खाते थे इंड AS में। क्योंकि एएस ही नहीं आता है तो इंड AS ऑब्वियसली मुश्किल जाएगा, राइट। तो इन्होंने क्या कर दिया ना, उन्होंने बोल दिया अब एक काम करो, इंटर में पूरी मेहनत कर लो, फाइनल्स में थोड़ा ईजी हो जाएगा तुमको। फाइनल्स में तुमको इंडियन अकाउंट साइंस पढ़ना है, और इंडियन अकाउंट साइंस रिलेवेंस एएस का रहता है, ऑब्वियसली सेम नहीं बोलूंगा मैं, बट अगर आपको इसकी आदत हो जाती है ना, तो फाइनल्स में एक आदत बन जाती है उसकी। तो उन्होंने कोर्स को इसी तरह कैरी फॉरवर्ड किया है, ठीक है। सो बेसिकली हमारा अब काम है टोटल 31 कैसे, 27 AS एंड 4 चैप्टर्स। क्या ही पॉइंट क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा ना इस AS में 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो बड़े टॉपिक्स हैं। वो बड़े टॉपिक्स कौन से, मैं सिर्फ नंबर्स बता देता हूँ। एक है 14 अमलगमेशन, बच्चों के लिए सबसे टफ पॉइंट, पूरे सिलेबस का सबसे टफ पॉइंट बच्चों को AS14 लगता है, दैट इज अमलगमेशन। लेकिन जो तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, मैं आपको बोलूंगा, आप बोलोगे सर पहले तो मैं अमलगमेशन सॉल्व करके आऊंगा, वो 14 मार्क तो कंफर्म मिल जाएंगे अपने को, क्योंकि उस पर छोटा क्वेश्चन नहीं आता, उस पर आया तो डायरेक्ट 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरा 21, ये तो और भी आसान है, बच्चों को सबसे टफ ये लगता है, बेसिकली ये दोनों सबसे टफ लगते हैं। क्या है अमलगमेशन, अमलगमेशन का मतलब समझ में आता है क्या होता है, जब दो कंपनीज मिल जाती हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अमलगमेशन। या फिर एक कंपनी ने किसी और कंपनी को टेक ओवर कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, उसको भी AS14 में आएगा, राइट। 21 का मतलब क्या होता है, 21 का मतलब होता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपकी कंपनी टेक ओवर किया, पूरी तरह नहीं, 70% स्टेक हासिल कर लिया। कहने से 70% अगर मेरे पास है तो मालिक मैं ही हो गया ना, तो आपको चलाने का जिम्मा मेरा हो गया, मतलब कंट्रोल मैंने हासिल कर लिया, राइट। तो आपकी बैलेंस शीट और मेरी बैलेंस शीट मर्ज करके एक बैलेंस शीट बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन, ठीक है। तो कंसोलिडेशन का मतलब होता है दोनों की बैलेंस शीट मर्ज करके एक ग्रुप की बैलेंस शीट बनाएंगे। जैसे रिलायंस लिमिटेड, नाम सुना है, रिलायंस जियो भी है, बराबर। तो रिलायंस जियो उसकी एक सब्सिडरी है, मतलब उसके नीचे आता है। तो अल्टीमेटली रिलायंस क्या करता है ना, खुद की बैलेंस शीट तो बनाता ही है, साथ में पूरे ग्रुप की एक और बैलेंस शीट बनाता है, तो वो बैलेंस शीट को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। 21, तो वो मिक्स कैसे करना है वो हम 21 में सीखेंगे। समझ में आ रहा है ये, तो 14 हो गया, 21 हो गया, ये दो बड़े AS हो गए, ठीक है। इसके अलावा AS3, ये एक बहुत ईजी टॉपिक है, लेकिन ये तभी ईजी लगेगा जब आपको सिंगल एंट्री अच्छे से आता है।
एंड दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट 11th में ना अपने को एक ये था कैश बुक, एक रूल फॉलो करते थे कैश के लिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आज भी वही करना है, बस फर्क कितना है, ये टी में लिखते थे ना, वो बोलते टी में मत लिख के दो यार, एक फॉर्मेट देंगे हम आपको, वो फॉर्मेट में अच्छे से लिख के दो, ठीक है। तो वो फॉर्मेट सीखना है, लेकिन ये फॉर्मेट इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत सारे अकाउंटिंग कैलकुलेशन लगते हैं। और जैसे मैंने बताया ना, सिंगल एंट्री वो कर पाएगा जिसके बेसिक्स एकदम क्लियर है। तो इफ योर बेसिक्स आर क्लियर, ये चैप्टर में बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा AS3 में, ठीक है। अगेन मैं इसमें से ही बात कर रहा हूँ। और एक है AS13 इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली ये चार को मैं चैप्टर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, बाकी सब छोटे छोटे AS है। सो अगर मैं टोटल सिलेबस को अब कंप्राइज करूं तो बेसिकली 27 में से चार बड़े एस बोल दिया मैंने, मतलब मैं इनको चैप्टर्स मानूंगा। तो कितने बाकी बच गए छोटे वाले एस? 23। और 4 चैप्टर्स बोला मैंने, तो मैं बोलूंगा अपने पास 8 चैप्टर्स हैं और 23 एस है, ऐसे बोलूंगा। एक्चुअल में 27 एस है, लेकिन मैं 4 को चैप्टर्स बोल देता हूँ क्योंकि वो बड़े एस हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आया? सो टोटल 31 अपने को पढ़ना है। बात करते हैं अपने फॉर्मेट की, मतलब आपका पैटर्न कैसे आता है। तो पैटर्न सबका सेम आता है। अब उन्होंने क्या कर दिया ना, पैटर्न सबका सेम कर दिया, इंटर में भी फाइनल में भी। क्या करते हैं वो, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी MCQ, कंपलसरी क्या करेंगे, MCQ करेंगे, ठीक है। अब MCQ में भी क्या रहेगा ना, इसमें 3 रहेंगे, 1 2 3, जिसमें से 2 केस स्टडी रहेगी। केस स्टडी क्या रहेगी, 3-4 AS मिक्स कर देंगे, मतलब यहाँ पे स्किप करने वाला पॉइंट ही नहीं है। आप बोलोगे सर ये स्किप कर देते बाकी पढ़ लेते हैं, नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि अगर तुमने केस स्टडी में अगर स्किप किया तो वो केस स्टडी गई तुम्हारे हाथ से, क्योंकि वो एक ही इसमें 3-3 4-4 AS मिक्स करता है, ठीक है। अब वो वही कर पाएगा जिसको AS का अच्छे से अच्छा नॉलेज है, एकदम सब कुछ पढ़ा है उसने, राइट, तो वही सॉल्व कर पाएगा। और यहाँ पे थर्ड में वो क्या करता है ना, 5 इंडिविजुअल MCQs देता है। एवरी MCQ इज ऑफ 2 मार्क्स, ठीक है। एवरी MCQ इज 2 मार्क्स, मतलब एक केस स्टडी देंगे 5 MCQ देंगे, एक केस स्टडी देंगे 5 MCQ देंगे, और यहाँ पे 5 इंडिविजुअल MCQs देंगे, मतलब टोटल 15 MCQs हो गए 20 मार्क के, ठीक है। अब बच्चों को लगता है सर MCQ ना तुक्का मार लेंगे, सबसे टफ ये रहता है, सबसे टफ बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चे इसमें अब होता है ना, बाकी इसमें स्टेप मार्किंग मिल जाती है, यहाँ कोई स्टेप नहीं है भाई, यहाँ या तो 100% है या तो 0 है डायरेक्ट, राइट। तो यहाँ पे स्टेप मार्किंग नहीं है। सो बेसिकली दिस कंपलसरी MCQs। एंड मैं सच से बता रहा हूँ, ये जो अच्छे से पढ़ेगा उसके लिए तो ऑब्वियसली बहुत ईजी है, वो तुरंत कर लेगा। टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि वो केस सिनारियो 2-2 3-3 पेजेस में कन्वर्ट होता है, फिर अच्छे से रीड करके एनालाइज करना पड़ता है। अब ये एनालाइजेशन ऑब्वियसली अपन लास्ट में रखेंगे, क्योंकि सारे पूरा सिलेबस होगा उसके बाद तो अपन MCQ पढ़ पाएंगे। तो मेरा पूरा सिलेबस होने के बाद मैं कम से कम आपके 25 से 30 केस सिनारियोज लूंगा, मिनिमम बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा ही लूंगा, कम नहीं लूंगा। मतलब अब बहुत सारे AS पढ़ने के बाद, सब मिक्स करने के बाद ये स्टडीज करना शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो रहता है 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए टोटल, 6। इन 6 में से आपको 5 करने पड़ता है, एनी 5 और 14 मार्क्स ईच। तो 14 इंटू 5 कितना हो गया आपका 70। तो पहला 30 हो गया, फिर 70 हो गया, राइट। अगेन ये 2 सीधा 14 मार्क का नहीं रहेगा, इट कैन बी 7-7, इट कैन बी 10-4, इट कैन बी 8-6, इट कैन बी डायरेक्ट 14 ऑल्सो, डिपेंड करता है। और लास्ट वाला वो तो वो ऐसे देते हैं 5-5-4 या फिर 3-3 ऐसे करके देंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन थ्योरी वाले, या फिर जिसमें आप AS के इजी क्वेश्चन हो जाएंगे, राइट। तो ये इस तरह पैटर्न आता है। क्या ये पैटर्न एकदम क्लियर है? सेम पैटर्न सबके लिए फॉलो होगा, हर सब्जेक्ट के लिए। 30 मार्क्स MCQs, 2 केस सिनेरियो, 5 इंडिविजुअल MCQs, एंड देन 6 क्वेश्चन में से कोई भी 5 कर लो, 14 मार्क्स के। समझ में आया सबको? ओके, सो दिस वाज अबाउट द सिलेबस। जैसे मैंने आपको बताया, मैं सिर्फ सिलेबस पे डिस्कस करके छोड़ नहीं दूंगा। आप आए हैं तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ तो भी नॉलेज गेन करके जाएं, एंड दैट इज द फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज बायबैक, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बायबैक? कभी नाम सुना है बायबैक? क्या हुआ बायबैक? इक्विटी फिर से बाय कर लो, वापस कर लो, राइट। ये ना टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा है, सिर्फ नाम अलग था। एट दैट टाइम द नेम वाज रिडम्पशन, द नेम वाज रिडम्पशन, राइट। फाउंडेशन में अपन एक पढ़ा था ना रिडम्पशन, एक नहीं हमने 2 पढ़ा था एक्चुअल में। क्या क्या रिडम्पशन था, बता सकते हो? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बराबर, ये दोनों पढ़ा था। क्या रहता है बता सकते हो इसका? रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिडम्पशन? एक सिंपल सा मीनिंग अगर मैं लिख दूं तो इसका मतलब होता है टू रीपे, टू रीपे, अपना पैसा लो और घर जाओ। बेसिकली क्या हुआ था ना, जब मैं डिबेंचर और प्रेफरेंस इशू करता हूं, सी आई एम अ कंपनी, मेरी कंपनी है, मैं शेयर इशू कर रहा हूं, डिबेंचर इशू कर रहा हूं। इशू कर रहा हूं मतलब क्या, आप लोगों से पैसा ले रहा हूं। आप लोगों से आज मैंने पैसा लिया, तो कभी ना कभी तो ये पैसा देना पड़ेगा ना वापस, कभी ना कभी तो देना पड़ेगा। तो ये जो लौटाने की तरीका है उसको बोलते हैं रिडम्पशन, रीपे करना बेसिकली, राइट। तो क्या प्रेफरेंस को पैसा लौटाना कंपलसरी था?
वॉज इट कंपल्सरी प्रेफरेंस को पैसा देना? द आंसर इज यस, कंपल्सरी था। कितने साल में? 5, 8, 10, 12, 15, मैक्सिमम लाइफ इज 20 ईयर्स। मतलब अगर मान लेते हैं मेरी कंपनी है, मेरे को पैसों की जरूरत है, तो मैं पैसा कहां से उठाऊंगा? मार्केट से। कैसे उठाऊंगा? शेयर इशू करके। तो मान लेते हैं मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू किया, प्रेफरेंस, तो आप लोगों से पैसा मिला मुझे, तो ये पैसा कभी ना कभी तो लौटाना पड़ेगा। तो अचानक मैं डिसाइड नहीं करूंगा कि मैं आपको 4 साल में दे दूंगा, 5 साल में। जब मैं पैसे ले रहा था ना, तभी मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशंस रखे होंगे कि ये पैसा मैं आपको 6 साल में दूंगा, 8 साल में दूंगा, 10 साल में दूंगा, 12 में दूंगा, 15 में दूंगा, या फिर 20 साल में दूंगा। अगर इंफ्रा कंपनी है तो 30 साल भी है, बट मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है अभी। मैं आपको सिर्फ बताना क्या चाहता हूं, व्हाई रिडेम्पशन वाज द वर्ड यूज्ड, बिकॉज इट वाज कंपल्सरी। कंपल्सरी देना ही पड़ेगा। रिडेम्पशन इज द वर्ड यूज टू रिपे जो कंपल्सरी होते हैं। जैसे डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का मतलब क्या हुआ कि मैंने आप लोगों से लोन लिया। शेयर्स का मतलब होता है आप ओनर्स हो, डिबेंचर्स का मतलब होता है मैंने लोन लिया, इट इज एज गुड अ लोन फॉर मी, राइट। मतलब मैंने अगर डिबेंचर इशू किया तो आप जो मुझे पैसा दे रहे हो इट इज लोन फॉर मी, तो लोन पे मैं इंटरेस्ट भी पे करता हूं, तो हम बोलते थे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट भी देता था। और कहने से ही अगर लोन लिया है तो कभी ना कभी तो लौटाना पड़ेगा ना यार, तो ये जो लौटाने की तरीका है, जो टेक्निक है, उसको बोलते हैं रिडेम्पशन। क्लियर है ये? अब रिडेम्पशन तो हमने सीख लिया, फाउंडेशन में। तो यहां पे क्या है? तो यहां पे द वर्ड इज बाय बैक, बाय बैक ऑफ इक्विटी, ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब आप बोलोगे सर अगर वापस देने, अब बायबैक भी वही होता है बेसिकली, अपने शेयर्स खरीदना, पैसा लौटाना, क्या वही हुआ? हाँ। फिर इसको क्यों रिडेम्पशन बोलते हैं? बिकॉज इट इज नॉट कंपल्सरी। मेरी इच्छा हुई तो ही करूंगा, नहीं हुई तो नहीं दूंगा पैसा। अब आइडियली देखा जाए ना तो कोई करता नहीं है, जल्दी नहीं करता है। क्यों करते हैं इसका रीजन बाद में सीखेंगे अपन, थ्योरेटिकल पॉइंट से हम बाद में बात करेंगे। पहले बायबैक का मतलब समझ लेते हैं। बायबैक ऑफ इक्विटी का मतलब होता है मैं आपको बोल रहा हूं एक काम करो, मेरे शेयर्स वापस दे दो, मेरे शेयर्स वापस दे दो, राइट। शेयर्स अगर वापस दे दोगे मैं आपको आपका पैसा वापस दे दूंगा। अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, उसका जवाब दो थोड़ा लॉजिकल। मैंने है ना 20 साल पहले आपको एक शेयर 10 रुपए में दिया था। मतलब मैंने आपको बोला मेरा एक शेयर रखो और मेरे को 10 रुपए दे दो, 20 साल पहले। आज 20 साल के बाद मेरी पोजीशन अच्छी हो गई है, मेरे पास बहुत पैसा है। मैंने सोचा एक काम करो, मेरे शेयर वापस ले लेता हूँ, मैं आपको आपके 10 रुपए वापस दे रहा हूँ, मेरे को शेयर वापस दे दो, विल यू गिव? क्यों? अभी 20 साल हो गए ना, 20 साल हो गए, राइट, वैल्यू चेंज हो गई। तो अब मैं ये थोड़ी बोलूंगा मैंने आपसे 10 रुपए लिए थे, अब अपने 10 रुपए उठाओ और जाओ, मेरे को मेरे शेयर वापस दे दो। यू विल नॉट गिव, ऑब्वियसली नॉट गिव, क्योंकि 20 साल हो चुके हैं। आज की वैल्यू क्या है वो, लेट्स से आज की वैल्यू हो गई 500 रुपए। तो मैंने बोला 500 लो और दे दो, विल यू गिव? 500 है, आपके 500 ले लो। आज मैंने आपसे 10 रुपए लिया था ना, 500 देने को रेडी हूं, दे दो मुझे शेयर, विल यू गिव? हाँ या ना सोच के बताओ। हर कोई हाँ नहीं बोलेगा, बोलेगा सर हमें इंटरेस्ट ही नहीं बेचने में, क्यों बेचें, अच्छा पड़ा है, हमको लग रहा है ये बढ़ेगा आगे और बढ़ने दो, हमको नहीं बेचना। अब मैं क्या करूं? मैं लालच दूंगा, मैं लालच दूंगा। एक काम करो, 600 दिया, भले ही आज 500 चल रहा है, 600 लो, लेके खत्म करो। तो अब कोई कोई हाँ बोल देगा, तो जो जो हाँ बोलेगा उनको 600 देते रहूंगा और चुपचाप मेरे शेयर्स वापस लेते रहूंगा। समझ में आया क्या करना है अपने को, राइट। तो बेसिकली बायबैक का मतलब होता है अपने शेयर होल्डर्स को बोलना कि भाई तुम्हारे शेयर्स हमको वापस दे दो, मैं मेरे शेयर्स वापस लेना चाहता हूं, बायबैक करना चाहता हूं, बायबैक, राइट। रिडीम का मतलब होता है रिपे करना, तो यहां भी वही हो रहा है, मैं रिपे करूंगा, पैसे दूंगा और अपने शेयर्स वापस ले रहा हूं। बट वाई बायबैक? बिकॉज इट इज नॉट कंपल्सरी। रिडेम्पशन वॉज कंपल्सरी, कंपल्सरी देना ही पड़ेगा भाई, ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास, तुमने वादा किया है 10 साल 12 साल 15 साल देना ही पड़ेगा। बायबैक में ऐसा कोई नहीं है। मतलब आज मैंने आपसे पैसा लिया और मैं जिंदगी भर नहीं लौटाऊं आपको, चलता है। आप आके डिमांड नहीं कर सकते सर मेरे को नहीं मालूम, मैंने आपके कंपनी पैसा लगा मेरे को वापस दो, मैं नहीं दूंगा। इक्विटी है ना, मैं घर पे आया था कि पैसे लेने आपसे, आपने खुद अप्लाई किया था। हाँ, अगर आपको पैसों की जरूरत है आप शेयर किसी और को बेच दो, मेरे से नहीं मांगना, आपका राइट नहीं मेरे से पैसा मांगने का। इक्विटी लाइफ टाइम कंपनी पैसा रख सकती है, लाइफ टाइम, कभी भी लौटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस एंटिल लिक्विडेटेड, बंद नहीं हो रही है ना तब तक मैं पैसा रख सकता हूं, ये मेरा पूरा राइट है। अगर मेरी इच्छा है बायबैक करने की तो मतलब मैं आपको पैसा लौटाने के बाद अपने शेयर वापस लेने की बात कर रहा हूं। क्या ये पॉइंट समझ में आया? राइट। तो इतना बात तो समझ में आ गया कि बायबैक इज नॉट कंपल्सरी। सबसे पहले ये वर्ड समझ में आया, वाई रिडेम्पशन एंड वाई बायबैक। रिडेम्पशन वाज कंपल्सरी, बायबैक इज नॉट कंपल्सरी, राइट। क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर वही कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, अपने शेयर्स वापस ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे इसमें एक लॉ का सेक्शन है एंड द सेक्शन इज सेक्शन 68। जब आप लॉ पढ़ोगे आपको लॉ में है, ठीक है, लॉ में है सेक्शन 68। तो 68 में आपको बताएगा कि बायबैक के प्रोसीजर्स क्या हैं। अब मैं सेक्शन के अंदर नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वो बताऊंगा।
मैं लॉ नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन लॉ थोड़ा बहुत पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब थोड़े बहुत पॉइंट्स जो कनेक्ट हो जाएंगे। तो बायबैक ऑफ इक्विटी। अब बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको पहले जर्नल आपके माइंड में फिट करना चाहता हूं। जर्नल बेसिकली इस चैप्टर में गिन के 2 एंट्रीज, आई विल से 3 एंट्रीज, 3 एंट्रीज में चैप्टर खत्म हो जाएगा, 3 एंट्रीज में चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है उस पर बात कर लेते हैं। मैं सिर्फ इस पे बात नहीं करूंगा, मैं थोड़े फाउंडेशन के पॉइंट्स पे भी बात करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे एक नॉर्मल इशू की एंट्री बताइए। नॉर्मल इशू, क्या मुझे बता सकते हो एक नॉर्मल इशू की एंट्री क्या रहती है? जब हम शेयर इशू करते हैं, जब हम शेयर इशू करते हैं, कहने से पैसा आ रहा है एंड आई एम गिविंग शेयर्स, तो आइडली वी यूज द वर्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या हम ये एंट्री करते थे? यस और नो? यस। और आपको याद है ना, कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे चलता है। तो कैन आई गिव माई शेयर ऑफ ₹10 एट ₹12? क्या मैं 10 का शेयर आपको 12 में दे सकता हूं? द आंसर इज यस। क्या मैं 10 का शेयर 15 में दे सकता हूं? यस। क्या मैं 10 का शेयर 50 में दे सकता हूं? यस। क्या मैं 10 का शेयर 1000 में दे सकता हूं? द आंसर इज यस। बेसिकली वो 10 क्या है? फेस वैल्यू। 10 क्या है? फेस वैल्यू। बेसिकली वो 10 का शेयर मैं आपको कोई भी भाव में दे सकता हूं, ठीक है। अभी रिसेंट में आज लेंस कार्ड का आईपीओ था ना, आज ही था ना लिस्टिंग, 10 तारीख। हाँ, देखा क्या आपने, क्या हुआ? 0 है, ओके। बेसिकली उसने बहुत ओवर वैल्यूएशन किया था। पता है क्या उसका वैल्यू क्या, मतलब कोई किसने देखा वो यूट्यूब वगैरह कुछ, क्या सीन चालू था? उसके फाइनेंशियल गो थ्रू करोगे ना तो पता चलेगा कि उसका जो मेन प्राइम फेसी बिजनेस है वो लॉस में चल रहा है, अदर इन्वेस्टमेंट से जो आया सरप्लस उसके कारण प्रॉफिट। हाँ, तो एक काम करेंगे अपन इस पर डिस्कस करेंगे आज 4 के बाद, मतलब मेरा लेक्चर में तो पहले पूरा नहीं तो उसके डिस्कस में कहना तो पूरा टाइम उसमें निकल जाएगा। बट एनीवेज पहले इस पे बात कर लेता है, फिर उसकी बात भी करेंगे। मजेदार पॉइंट है वो, किस्सा बहुत मजेदार है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो, ठीक है। एनीवेज इशू हुआ बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या ये एंट्री सबको आती है? आपको याद है कि पहले अपन फाउंडेशन में जब अपन छोटे हुआ करते थे तब अपन थोड़ा थोड़ा पैसा लेते थे, पहले 2 रुपए, फिर 3 रुपए, फिर 5 रुपए, एप्लीकेशन लेंगे, फिर अलॉटमेंट लेंगे, फिर फर्स्ट फाइनल कॉल लेंगे। अभी अपन बड़े हो गए, पैसा देना है वन टाइम दे, बात खत्म कर। पूरा एक साथ 10 रुपए दे भाई, मैं ये टुकड़ों में पैसा नहीं लेने वाला हूँ। कितना टाइम, किसके पास टाइम है इतना टुकड़ों में पैसा लूंगा, फिर कॉल करूँ हाँ भाई पैसा बेच, एक साथ पूरा देके खत्म कर दो, राइट। प्रैक्टिकली भी ऐसे होता है। आज की लाइफ में कोई टुकड़ों में पैसा नहीं लेता है, राइट। इनफैक्ट ज्यादा ही लेते हैं, कम तो लेते नहीं है वो 10 का शेयर 10 में देते भी नहीं है, राइट। 10 का शेयर वो 500 800 कुछ वैल्यू लगाते हैं, वैल्यूएशन हाई लेते हैं, राइट। एनीवेज मैं इतना बता रहा हूँ कि अगर नॉर्मली 10 रुपए का शेयर इशू करना है तो हम 10 का 10 करते हैं, अगर मैं ज्यादा करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, राइट। अच्छा 10 का शेयर 9 में दे सकता हूँ क्या? क्यों यार? वाई? गवर्नमेंट ने नहीं किया, कंपनीज एक्ट ने किया, सेक्शन 53 लॉ सिखाना पड़ रहा है यार मुझे। सेक्शन 53 बोलता है आपको कि आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, मतलब 10 का शेयर 9 में देना अलाउड नहीं है। जब कंपनीज एक्ट पुराना रहता 1956 वाला, उसके अंदर अलाउड था। 2013 में उन्होंने मना कर दिया, नहीं 10 का शेयर 10 में या 12 15 20 जितना में देना है, 9 में नहीं दे दूंगा, डिस्काउंट पे नहीं अलाउड है, ठीक है। मतलब बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर जरूरत पड़ी तो प्रीमियम भी लगा देंगे यहाँ पे, राइट। क्या ये इशू की एंट्री थी? राइट। बेसिकली हम इशू की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो बायबैक की बात कर रहे हैं। कहने से बायबैक करना मतलब मैं बोलूंगा मेरे शेयर्स वापस दो और अपना पैसा वापस लो, तो कहने से मैं इसको रिवर्स करने की बात कर रहा हूँ। बेसिकली वही बात हो रही है, मैं बोलूंगा तुम्हारा शेयर्स वापस दे दो और तुम्हारा पैसा लेके जाओ, बात खत्म। अब हुआ क्या पता है क्या, ध्यान दो अभी अच्छे से। बेसिकली कहना है से अगर ये मेरी बैलेंस शीट है, इक्विटी शेयर कैपिटल यहां पे है मेरा, बराबर, लाइब्रेरी साइड पे, मैं उनको बोल रहा हूँ मेरे शेयर्स वापस दो और मेरी बैलेंस शीट फ्री कर दो, मेरे बैलेंस शीट से बाहर चले जाता हूँ, तो मेरे ओनर्स नहीं हो, अभी अपना पैसा उठाओ और जाओ यहाँ से, राइट। तो बेसिकली मैं क्या करने की बात कर रहा हूँ, कहने से मैं कैपिटल कम करने की बात कर रहा हूँ। मैं बोलूंगा तुम्हारा पैसा लो, तुम्हारे और तुम मेरी बैलेंस शीट से बाहर चले जाओ, मेरी बैलेंस शीट में नहीं चाहिए तुम मेरे को, राइट। तो कहने से आई एम रिमूविंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स फ्रॉम माई बैलेंस शीट। Am I increasing the capital or am I decreasing the capital? Decreasing. Please बताइए कैपिटल हैज व्हिच बैलेंस? क्रेडिट। रिमूव करने के लिए डेबिट, सिंपल, राइट। तो अल्टीमेटली कहना से बायबैक करने की एंट्री इसकी रिवर्सल एंट्री रहेगी। बायबैक करने की एंट्री क्या रहेगी? रिवर्सल। तो आइडियली बायबैक जो हम बायबैक करेंगे, अगेन बायबैक इज कंपलसरी या ऑप्शनल? ऑप्शनल। कंपलसरी नहीं है, मतलब कोई मेरे को गन पॉइंट में नहीं बोलेगा बायबैक करूंगा तो करना ही पड़ेगा। अगेन बायबैक अगर मेरी इच्छा भी है और शेयर होल्डर्स नहीं बोल रहे हैं तो मैं उनको गन पॉइंट में नहीं बिठा सकता, नहीं मैंने ऑफर दिया ना लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इच्छा है तुम्हारी, जिसको लेना है फॉर्म फिलअप कर दो, मैं उनको उनके अकाउंट में पैसा पहुंचा के उनके शेयर्स हटा दूंगा, राइट। तो अगेन बायबैक की एंट्री क्या रहेगी आपके हिसाब से? कैन आई से द रिवर्सल ऑफ दिस एंट्री? बेसिकली आई एम रीपेइंग यू, आई एम टेकिंग बाय माय शेयर्स, मैं कैपिटल कम करने की बात कर रहा हूं, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं यहां पे ना 2 लाइंस छोड़ दे रहा हूं, टू बैंक। अब प्रॉब्लम क्या आया, आपने पहले मुझे कितना दिया था?
₹10। एग्जाम्पल में 10 का शेयर 10 में दिया था वो टाइम पे, अगर 12 में देता तो यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आ जाता, बराबर। बट मैंने ऐसे बोल दिया कि 10 का शेयर 10 में। आपको याद है ना, कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू डिमांड करता है आपसे, तो रिवर्स होगा तो भी फेस वैल्यू पे होगा। तो मैंने आपको ₹10 देना चाहा, लेकिन आप बोलते हो सर 50 के नीचे तो एक पैसा मानेंगे नहीं हम। वो पहले की बात थी, आज जमाना गया, वो आज के जमाने की बात करो, ₹50 भाव चालू है। मैंने कहा ठीक है भाई 50 ले लो, तो आपने 50 में डन कर दिया, ठीक है। तो कहने से बैंक से 50 जाएगा, तो ये तो लॉस हो गया ना यार मेरा। ₹10 का शेयर था, 50 देना पड़ रहा है, 40 में नुकसान हो गया, राइट। तो अब ये नुकसान कहने से नुकसान पीएल के डेबिट में जाना चाहिए, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस के हिसाब से आइडियली, राइट। लेकिन इसका नुकसान बेयर करने का तरीका है, वो तरीका सीखना है। पहली बार जब लॉस होगा ना, तो लॉस बेयर करेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। कौन बेयर करेगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम बेयर करेगा। मतलब आपके बैलेंस शीट में प्रीमियम रहना चाहिए, नहीं रहा तो छोड़ दो, है तो उसको बोलो भाई तेरे को लॉस बेयर करना पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आपकी बैलेंस शीट में, यहाँ इक्विटी तो है ही है, सिक्योरिटीज प्रीमियम मान लेते हैं ₹15 पे, राइट। मेरा लॉस कितना हो रहा है? 10 की चीज में 50 दे रहा हूं आपको, कितना लॉस हुआ? ₹40। तो मैं बोलूंगा ₹15 है ना तेरे पास, चल तू लॉस बेयर कर, तू लॉस बेयर कर ले, राइट। तो 15 ये बेयर कर लेगा, समझ में आया? 15 ये बेयर कर लेगा। फिर मैंने बोला बाकी लॉस हो गया, अब पीएनएल को बेयर करना पड़ेगा। तो पीएनएल को हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं फ्री रिजर्व्स। क्या वर्ड यूज करते हैं? फ्री रिजर्व्स। नाउ व्हाट आर फ्री रिजर्व्स? व्हिच आर फ्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। इन शॉर्ट में बोलूँ तो पीएनएल और जनरल रिजर्व, और भी फ्री रिजर्व होते हैं। धीरे धीरे बात करेंगे, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे सिलेबस में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे मैं फ्री रिजर्व बढ़ाते जाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल शॉर्ट में समझे तो पीएनएल और जनरल रिजर्व आर माय फ्री रिजर्व, जिससे मैं फ्रीली डिविडेंड बांट सकता हूं, कोई रोक नहीं है उस पर, मैं बिल्कुल बांट सकता हूं, तो उसको हम फ्री रिजर्व बोलते हैं, राइट। तो कहने से बचा हुआ नुकसान मैं फ्री रिजर्व से ले लूंगा। कितना नुकसान लूंगा फ्री रिजर्व से? कितना? 25। क्या इतना पॉइंट समझ में आया? अगेन फ्री रिजर्व लिखना अलाउड नहीं है, यू हैव टू राइट द प्रॉपर नेम। बैलेंस शीट में क्या है आपके पास? डू यू हैव पीएनएल, डू यू हैव जनरल रिजर्व? वो बुरा नहीं मानते हैं आप, अगर दोनों भी हैं तो आपका कॉल है, आपको पीएनएल यूज करना है, जनरल रिजर्व यूज करना, दोनों भाई भाई है, टेंशन नहीं है। पीएनएल यूज करो, जनरल रिजर्व करो, वट एवर यू हैव इन योर बैलेंस शीट यूज दैट, यू हैव टू राइट द नेम, यू कैन नॉट यूज द वर्ड फ्री रिजर्व। क्या ये एंट्री समझ में आ गई? क्या अच्छे से एंट्री समझ में आ गई? मतलब मैंने आपको बोला इशू करने की एंट्री क्या रहती है और बायबैक करने की एंट्री क्या है। बायबैक बेसिकली रिवर्सल ऑफ इशू, समझ में आया। फिर इंस्टीट्यूट बोलता है सर एक एंट्री में कहाँ मानेंगे हम, हमको मजा नहीं आता एक एंट्री में, हमको 2 एंट्री चाहिए। तो हमने कहा बोलो सर 2 एंट्री क्या चाहिए? बोलता है पहले एक बार बायबैक को ड्यू करो और फिर पेमेंट करो। याद है क्या अपन एप्लीकेशन भी ऐसे करते थे, पहले रिसीव होता था फिर ड्यू करते थे, फिर अलॉटमेंट ड्यू होता था फिर रिसीव होता था, फिर फर्स्ट वाल ड्यू होता था फिर रिसीव। तो ऐसे ही है, पहले बायबैक ड्यू करो फिर पे करो। हमने कहा ओके सर, जैसे आपको चाहिए बिल्कुल वैसे लिख के देंगे। बेसिकली आई वांट दिस नेट एंट्री, लेकिन वो बोलता है सर एक में नहीं मानेंगे, हमको 2 एंट्री करके। तो मैंने कहा ओके, तो हम क्या करेंगे ना, ये डेबिट वाला पार्ट को डेबिट एक एंट्री में लेके जाएंगे और क्रेडिट वाले पार्ट को दूसरी एंट्री में लेके जाएंगे। ये होता है बेसिकली 2 एंट्री करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब मैं एक्चुअल एंट्री बता रहा हूं। बेसिकली अब तक मैं आपको फ्लो में लेके जा रहा था, राइट। बेसिकली आई वांट द बायबैक एंट्री, यही होता है ना बायबैक करना। मैं बोल रहा हूं मेरे शेयर्स दे दो, अपना पैसे लेके जाओ, लेकिन जब ऐसा हो रहा है तो मेरा नुकसान हो रहा है, नुकसान तो डेबिट में जाना चाहिए, डेबिट और एक्सपेंस लॉसेस के हिसाब से। तो सवाल है नुकसान कौन बेयर करेगा? नुकसान प्रीमियम बेयर करेगा, होना भी तो चाहिए ना। प्रीमियम है तो प्रीमियम को बोलो तो अकेला बेयर कर ले, नहीं है तो बोलेंगे जितना है उतना यूज कर ले, बाकी का बचा हुआ फ्री रिजर्व संभाल लेंगे। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया, राइट। अब इसकी एंट्री क्या रहेगी प्लीज बताइए, व्हाट विल बी द एंट्री फॉर बायबैक ड्यू? यस, तो एंट्री रहेगी इक्विटी शेयर कैपिटल। कहने से शेयर कैपिटल हमेशा हमेशा किस पे रहेगा? फेस वैल्यू पे, क्योंकि कैपिटल कभी भी क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, हमेशा फेस वैल्यू पे होगा। क्लियर? अच्छा, तो पहली बार नुकसान कौन बेयर करेगा? पहली बार नुकसान कौन बेयर करेगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। उसके बाद लॉस कौन बेयर करेगा? फ्री रिजर्व्स, राइट। अब मुझे इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक पर्सन को लेके आना है, और वो पर्सन है, ये पैसा हम किसको देने वाले हैं? कहने से इक्विटी शेयर होल्डर्स को, राइट। आई यूज द वर्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स, बराबर है ये। और फिर वो बोलता है पेमेंट एंट्री कर दो। हमने कहा ओके सर पेमेंट कर देंगे। जल्दी बताइए पेमेंट एंट्री क्या रहेगी? पैसा आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है, हम प्रीपे कर रहे हैं ना, क्रेडिट वॉट गोज आउट, हमने बैंक निकाल दिया, पैसा बाहर गया, किसको दे रहे हैं हम? डेबिट द रिसीवर, इक्विटी शेयर होल्डर्स। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अब बताइए क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट और इक्विटी शेयर होल्डर्स क्रेडिट क्लोज हो गया? नेट एंट्री आपको क्या मिली? वही बचे ना, ये और ये। तो हमने उनको बोला एक एंट्री चलेगी, बोलता नहीं हमको 2 चाहिए। हमने कहा ओके हम 2 करके देंगे। मतलब इस चैप्टर में अपने को ये 2 एंट्री पास करनी है, 1 और 2। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट एकदम क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर? ओके, तो ये वाला पॉइंट तो हमको समझ में आ गया। मतलब मैंने आपको जो बताया, मैं आपको एक फ्लो में लेके गया। फ्लो में एंट्री समझ में आ रही है कैसे होती है? पहले हम इशू करते थे, मतलब हम फाउंडेशन में तब तक थे, पहले इशू करते थे, फिर हमने वहां रिडम्पशन का भी सीखा। बेसिकली रिडम्पशन की एंट्रीज भी ये रहती है, चाहे वो प्रेफरेंस हो चाहे वो डिबेंचर्स हो, सेम एंट्रीज रहती है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे इक्विटी कैपिटल हट जाता है
और क्या आ जाता है वहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डिबेंचर आता है वहाँ पे डिबेंचर आ जाता है, बस इतना ही फर्क पड़ता है। बेसिकली रिडम्पशन की भी सेम एंट्रीज होती है, ठीक है। ये रिडम्पशन का फाउंडेशन बेसिक्स था। हमने बायबैक सीखा भी, क्या यहाँ तक बायबैक समझ में आ रहा है कि अच्छे से आपको? इशू एंड रीपे, रीपे करना मतलब बायबैक करना, राइट। कंपल्सरी है क्या? नहीं, ऑप्शनल है। अगेन ऑप्शनल है तो कितना बायबैक कर सकते हैं, बायबैक कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, ये अपन अभी आगे देखेंगे, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखना है अपने को, राइट। और मैंने आपको अभी बायबैक की एंट्री सिखा दिया, क्या ये दो एंट्री एकदम क्लियर है? और अगर आप कैपिटल के साथ छेड़खानी करोगे तो एक रिजर्व है जो आपने फाउंडेशन में भी सीखा था, जिसको हम बोलते हैं CRR। नाम बताएगा कोई? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब मुझे बताइए, रिडम्पशन का मतलब कहने से रीपे, तो आर यू पेइंग कैपिटल इन दिस? आर यू रिडम्पशन मतलब मेकिंग रिडम्पशन ऑफ द कैपिटल? यस। अगर आप कैपिटल कम करोगे ना तो आपको एक रिजर्व बनाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं CRR। व्हाट इज CRR? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सवाल है कितना, तो आंसर है इतना, ओनली अप टू फेस वैल्यू, ओनली अप टू फेस वैल्यू, उससे ज्यादा नहीं। तो आपको एक थर्ड एंट्री करनी पड़ती है CRR की। अगेन CRR पे और भी डिस्कशन करूंगा मैं, एक शॉर्ट में आपको भी समझा रहा हूं, ठीक है, और डिस्कशन करूंगा क्यों बनता है CRR, उसके ऊपर भी बात करेंगे अपन, राइट। बेसिकली फाउंडेशन में भी समझाता हूं मैं ये CRR का पॉइंट, लेकिन एक बार फिर से बताऊंगा CRR के लिए। तो इसकी एंट्री क्या रहेगी? फ्री रिजर्व्स टू CRR। सवाल है कितना, तो आंसर है जितना फेस वैल्यू था उतना। मतलब अगर मैं 10 का शेयर आपको 50 रिपे कर रहा हूं तो CRR में 50 नहीं, CRR में सिर्फ 10 रुपए ट्रांसफर करना है। समझ में आ रहा है? जितना आप कैपिटल का फेस वैल्यू रिडीम करोगे ना उतना ही आपको माइनस करना है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन इसके अंदर एक छोटा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट पे थोड़ी देर में बाद में बात करते हैं। क्या ये 3 जर्नल एंट्री एकदम अच्छे से समझ में आ गई क्या? इस चैप्टर में है ही 3 एंट्रीज, बायबैक, ड्यू, रीपे एंड CRR, दैट्स इट। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ पे आपने प्रीमियम क्यों नहीं लिखा? नहीं यूज कर सकते, फ्री रिजर्व से ही ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्रीमियम सिर्फ यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया कि अच्छे से एकदम, राइट। तो बेसिकली एक फ्लो में गए हम, और ये दो एंट्रीज अपने काम के नहीं थी अभी, बेसिकली अपने को आज ये सीखना है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया, लर्न नहीं करना पड़ेगा। वी कैन एनालाइज द एंट्रीज, राइट। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अगर बायबैक कर रहे हैं, बायबैक मतलब वी आर रिड्यूसिंग द कैपिटल, कैपिटल इज विच बैलेंस? क्रेडिट, क्लोज करने के लिए डेबिट, और हम रिपे करना चाहते हैं। रिपे करना चाहते मतलब पैसा बाहर जा रहा है, बाहर जाए तो क्रेडिट रिपोर्ट गोज आउट, बैंक को क्रेडिट करेंगे। बट प्रॉब्लम था कैपिटल 10 रुपये था, मैं रिपे करते समय 50 दे रहा हूँ, मेरा तो लॉस हो रहा है। लॉस सबसे पहले कौन बेयर करेगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। और फिर अगर खत्म हो गया या नहीं रहा तो बाकी का लॉस कौन बेयर करेगा? फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में क्या क्या आ सकता है? PNL, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को हम रिजर्व फंड या फिर रेवेन्यू रिजर्व भी बोलते हैं, तो इट हार्डली मैटर्स, रेवेन्यू रिजर्व बोलो या जनरल रिजर्व बोलो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। अगेन जैसे मैंने बताया फ्री रिजर्व्स की हम धीरे धीरे आगे और बात करेंगे, ठीक है, क्या क्या फ्री रिजर्व में आ सकता है। और यहां तक बेसिक बेसिक शॉर्ट में समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया, राइट। तो मैंने क्या किया ना, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पहले आपको जर्नल फॉर्मेट समझा दिया। अब हर क्वेश्चन में अपने जर्नल तो पूछते ही पूछते हैं, मतलब ये 3 एंट्रीज अपने को बाय डिफॉल्ट करना ही करना है, ठीक है। अब सेक्शन 68 की बात करते हैं, क्या है बायबैक और कितना कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इट शुड बी ऑथोराइज्ड बाय योर आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, मैक्सिमम बायबैक शुड बी 25%, मतलब मैं 25% से ऊपर बायबैक नहीं कर सकता। अगेन मेरी इच्छा है, अगर 15% का नहीं कर सकता हूं, हाँ 25% से ज्यादा नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? आई कैन नॉट बाय बैक मोर देन 25%। ये हो गया अपना फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे कंडीशंस सेक्शन 68 की। पहला पॉइंट, मस्ट बी ऑथोराइज्ड by AOA। what is AOA? Articles of Association, ठीक है। 68, सेक्शन 68। तो बेसिकली ये जो मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूं ये लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन लॉ में अपने को 3 पॉइंट्स पिक करना है, ठीक है। मतलब कभी कभार ना वो अकाउंट्स में ना लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा थ्योरी आ जाता है, सो दे में आस्क बायबैक के ऊपर थ्योरी, तो ये पॉइंट लिख देना, ठीक है। इट मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यहां तक समझ में आया? आगे मैक्सिमम बायबैक इज 25%, इज 25%। मतलब अगर मैं चाहूं तो पूरी बैलेंस शीट खाली कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। मतलब अगर आपके पास ये बैलेंस शीट है, मान लेता है, ठीक है, यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल है, लेट्स से 1 लाख। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख है, आप बता सकते हो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं?
जब तक बोला नहीं जाए तब तक फेस वैल्यू क्या रहता है 10, दैट मीन्स देर आर 10,000 शेयर्स, बराबर, देर आर 10,000 शेयर्स। तो इसमें से अगर मैं बायबैक करना चाहूं, मतलब मैं पैसा लौटाना चाहता हूं, 25% से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते आप, मतलब मैं 2,500 शेयर्स ही बायबैक कर सकता हूं, वो भी मैक्सिमम, उससे ऊपर तो मैं सोच भी नहीं सकता। ठीक है, भले ही आप बोलोगे सर यहाँ पे तो बैंक में मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इन सबको दे सकता हूं, नहीं दो भाई, अलाउड नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम कितना है 25%। दैट मीन्स अगर मेरी इच्छा भी है बायबैक करने की, इच्छा कंपलसरी तो है नहीं, इच्छा भी हुई तो 25% ज्यादा तो तुम बायबैक नहीं कर सकते हो। ठीक है, 25% ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, 25% वन टाइम का या लाइफ टाइम? कोई भी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल अलग अलग क्लास में है, एक 10 रुपए का है, एक 20 रुपए का है, एक 50 का है, एक 100 का है, तो मैं 10 वाले को 25% कर सकता हूँ, उससे ऊपर नहीं। So 20 वाले को भी 25% कर सकता हूँ। over a period of time, if like long period होगा, कि 20 years पहले एक बायबैक हुआ था and after हाँ। 20 years they decide कि हम और एक बार बायबैक कर सकते हो आप, टोटल आपका जो ऑथोराइज था उसका 25% से ऊपर नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टोटल आपने रजिस्टर किया था, मान लेते हैं 10 करोड़ शेयर्स, 10 करोड़ का 25% कितना हो जाएगा, 10 करोड़ का 25%, राइट, 2.5 करोड़। तो मैं पूरे लाइफ टाइम में 2.5 करोड़ से तो ऊपर सोच ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये बात चलो 25% की। अब 2.5 इशू भी तो होना चाहिए ना, अभी जितना चल रहा है ना उसके 25% की बात चालू है अभी, इसके 25% की। अगर आप फ्यूचर में और इशू करोगे तो फ्यूचर में और भी बायबैक करने दूंगा मैं आपको 25% तक। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं 25% के ऊपर बायबैक नहीं कर सकता। नो टू बायबैक्स विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर 2 बायबैक भी अलाउड नहीं है, ये भी लिख दिया उन्होंने, नो टू बायबैक्स विद इन 1 ईयर। मतलब आप एक साल में 2 बायबैक भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट, स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब अगर आपको बायबैक करना है तो इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने एक पॉइंट दे दिया, इफ द बायबैक इज अप टू 10%, मतलब 10% और लेस, 10% रहा तो भी, हाँ लेस भी रहा तो भी, अप टू 10%, देन बोर्ड रेजोल्यूशन विल ऑल्सो वर्क। बोर्ड रेजोल्यूशन विल ऑल्सो वर्क। मतलब मेरी इच्छा है 15% खरीदने की, बायबैक करने की, तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। लेकिन अगर अप टू 10% है, 8%, 9%, तो स्पेशल की जरूरत नहीं है, बोर्ड में आपस में उन्होंने डिस्कस कर लिया तो भी चल जाएगा। यू डोंट नीड अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर दैट। इज द पॉइंट क्लियर? अभी तक प्रैक्टिकल पॉइंट में, ये तो थ्योरी पॉइंट हो गए, ठीक है, ये लॉ पॉइंट ऑफ व्यू है। प्रैक्टिकल पॉइंट में अभी तक जो हमको इंपॉर्टेंट लगा है वो सिर्फ एक यही है, 25%, राइट। आगे प्रैक्टिकल में यही काम आने वाला है। ठीक है, तो मैं सिर्फ अभी, क्योंकि हम सीख रहे हैं तो हमको समझ में आना चाहिए क्या क्या कंडीशंस हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पॉइंट पे वापस कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया? राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट, डेट इक्विटी मिनिमम 2:1। Debt is to equity minimum 2:1. Again, the second star mark point. In fact, the only special point in this chapter is debt equity. What do you mean by debt? Debt का मतलब क्या होता है? बाहर वालों का पैसा। इक्विटी मतलब ओनर्स का पैसा, बराबर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बाहर वालों का ज्यादा है और ओनर का कुछ भी नहीं है। ओनर का जितना लगा हुआ है ना, उससे दुगना आप बाहर वालों का लो, दुगने से ज्यादा नहीं। मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। ये एक बैलेंस शीट है, ठीक है, यहाँ पे ना ओनर्स का पैसा है, आपको याद है शेयर होल्डर्स फंड्स आता है यहाँ पे, ठीक है, ओनर्स का पैसा है, मान लेते हैं 5,000। और ये जो बाकी लोग रहता है ना, बाकी लोग लाइब्रेरी में जैसे डिबेंचर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, ये सब बैंक लोन हो गया, ये सबको डेट कहा जाता है। डेट लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो फर्क नहीं पड़ता, डेट मतलब बाहर वालों का पैसा। ठीक है, मान लेते हैं ये 12,000 है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 12,000 है, ठीक है। अब बायबैक करना मतलब कहने से मैं इसमें से बाहर निकालना चाहता हूँ लोगों को, इसमें से बाहर निकालना चाहता हूँ। लेट्स से मैं 1,000 माइनस करना चाहता हूँ, 1,000, तो कितना बच जाएगा 1,000 माइनस करने के बाद? 4,000। तो इसका रेशियो बता सकते हो क्या हो जाएगा?
3:1, 12,000 है और वो 4,000 है, अलाउड नहीं है। मतलब तुम्हारा जितना पैसा है ना, डेट उसका डबल होना चाहिए, ट्रिपल नहीं होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा एज ऑफ नाउ यू कैन नॉट बाय बैक। बोलो। हाँ, टेक्निकली गलत है, आपने बहुत ज़्यादा पैसा उठा लिया है। मतलब अब मैं बोल रहा हूँ अगर आपने पैसा उठा लिया है, सपोज पैसा उठा लिया है आपके पास, मतलब इनसे आपने बैंक लोन लिया और यहाँ पे बैंक में पैसा आ गया आपके पास 12,000, मान लेते हैं डेट में एक ही है, बैंक से लोन लिया मैंने 12,000, फिर मैं सोचा 12,000 में से ना सर इनको पैसा दे देते हैं, अलाउड नहीं है भाई। क्यों नहीं अलाउड है? क्योंकि तुम बाहर वालों का पैसा लेके घर वालों को पैसा नहीं दे सकते हो, ठीक है। ऐसे होगा तो बाहर वाले रोएंगे ना, वो बोलेंगे सर तुम्हारे पास इतना ही पैसा है तो ओनर्स को क्यों दे रहे, पहले बाहर वालों को निपटाओ ना, पैसा घर लेके नहीं जाना, ठीक है। ओके, तो अल्टीमेटली ये वाला पॉइंट हो गया डेट इक्विटी। अगेन ये डेट इक्विटी का प्रैक्टिकल पॉइंट आने वाला है, तो कैसे करना है थोड़ी देर में सिखाऊंगा आपको, ठीक है। पहले थ्योरी पे बात कर लेते हैं। सिक्स्थ, आपको एक ना सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन देना पड़ता है। अगेन ये सिर्फ थ्योरी पॉइंट है। सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन? सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि कम से कम 2 डायरेक्टर ने साइन करके देना चाहिए, सर हम बायबैक तो कर रहे हैं, बायबैक मतलब कहना है से मैं एक्चुअल में ओनर्स को पैसा लौटा रहा हूँ, बराबर। तो हर कोई आएगा ना बाहर से, सर इतना ही पैसा है तो पहले बाहर वालों के पैसे उतारो ना, घर वाले तो मांग भी नहीं रहे हैं आपसे, कंपलसरी भी नहीं है, फिर भी तुम उनका पैसा दे रहे हो, इतने ही पैसे हो गए तो बाहर वालों का उतारो। तो हमने उनको बोला टेंशन मत लो, हमारे बहुत प्रॉफिट्स है, अगले 1 साल तक तो हम इंसॉल्वेंट नहीं होने वाले, टेंशन मत लो, ठीक है। इसलिए सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन लगता है साइंड बाय मिनिमम 2 डायरेक्टर्स। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब लास्ट प्रैक्टिकल पॉइंट विच इज CRR। ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट आता है, 7th पॉइंट, ठीक है। व्हाट इज CRR प्लीज बताइए? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितना बनाना पड़ेगा? तो सेंटेंस है अपने पास, एन अमाउंट equal to the face value of shares bought back must be transferred to CRR। क्या लिखा हमने यहां पे? एन अमाउंट इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू CRR। मतलब क्या? आपने जितना भी बायबैक किया है उतना फेस वैल्यू उससे ज्यादा नहीं, सिर्फ फेस वैल्यू आपको CRR में ट्रांसफर करना पड़ेगा आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। क्या लिखा हमने यहां पे? आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। अब आई डोंट नो आप लोगों ने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस फाउंडेशन में कितना अच्छे से पढ़ा था। क्या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस में भी CRR बनाना पड़ता था? याद करो। हाँ, क्यों? इक्विटी ओनर्स का ना, तो जब भी कैपिटल कम होता है ना आपको CRR बनाना पड़ता है। लेकिन CRR से बचने का एक मौका भी है। अगर मेरी इच्छा है CRR नहीं बनाऊं मैं, तो CRR से बचने का एक मौका है, और मौका है शेयर के बदले शेयर इशू करो। मौका क्या है? शेयर के बदले शेयर इशू करो। ये प्रेफरेंस में भी था और यहाँ पे बायबैक में भी है। अब देखो ये है ना एक सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। क्यों हाइपोथेटिकल सिचुएशन है? एनालाइज करना। मैं अभी पूरा प्रैक्टिकल सिनेरियो सुना रहा हूं। दीज आर माय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दीज आर माय इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या प्रेफरेंस को हर साल डिविडेंड देना ही पड़ेगा? हाँ। इक्विटी को नहीं, वो मांग भी नहीं सकते, डिमांड ही नहीं कर सकते, लेकिन प्रेफरेंस तो मांगेगा ना। प्रेफरेंस बोलेगा सर हर साल डिमांड फिक्स है, वो डिविडेंड देना ही पड़ेगा, बराबर। इक्विटी पैसा मांग भी नहीं रहा है। क्या प्रेफरेंस को कभी ना कभी पैसा लौटाना पड़ेगा कंपलसरीली? हाँ। क्या इक्विटी को लौटाने की जरूरत है क्या? नहीं, बराबर। अब सोचो कोई भी कंपनी ऐसा कुछ करेगी क्या? इक्विटी को पैसा लौटाने की बात कर रही है और प्रेफरेंस से पैसा लेने की बात कर रही है। मतलब मैं प्रेफरेंस से पैसा लूं और उन लोगों को दूं जो कभी मांगते भी नहीं है। कोई प्रैक्टिकली करेगा? कभी भी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, राइट। दैट मीन्स मैं प्रेफरेंस से पैसा लेने की बात कर रहा हूं और वही पैसा मैं इक्विटी को देने की बात कर रहा हूं। प्रैक्टिकली कोई क्यों? हाँ, उल्टा बोलो तो कर सकता है। इक्विटी से पैसा लो क्योंकि ये तो कोई मांगेंगे नहीं, और प्रेफरेंस को दे दो, वो मांग रहे थे उनको दे दिया मैंने, वो घर चले गए, ये तो कभी जिंदगी में नहीं मांग सकते। तो प्रैक्टिकली कोई ऐसे करेगा क्या? इक्विटी को बायबैक करने के लिए प्रेफरेंस से पैसा उठाएगा? नहीं, थ्योरेटिकली चल जाता है, थ्योरेटिकली, राइट। तो वो बोलता है बस देखो, अगर आपको ट्रांसफर करना है CRR में, और अगर आपकी इच्छा है ट्रांसफर नहीं करने की, तो एक ऑप्शन है, शेयर के बदले शेयर इशू करो। आप शेयर बायबैक करना चाहते हो ना, मतलब लौटाना चाहते हो ना, तो किसी शेयर से पैसा भी मांगाओ तो उतना माफ कर देंगे आपको, सिंपल।
शेयर के बदले शेयर उठाओ, हम माफ करेंगे, नहीं तो सीआरआर पूरा बनाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। पूरा मतलब कितना, ऊपर के एग्जांपल में 50 या 10, 10 फेस वैल्यू, राइट। तो क्या वो 10 से भी बच सकता हूं? हाँ, शेयर के बदले शेयर इशू करो। अब मुझे बताओ, इक्विटी के बदले वापस इक्विटी इशू करूंगा क्या मैं? तो फिर बायबैक क्यों कर रहे हो यार, राइट। और इक्विटी के बदले लॉजिकल तो मैं प्रेफरेंस से भी पैसा नहीं उठाऊंगा। थ्योरेटिकली एक आधा पॉइंट आ सकता है, अगर मैंने बाय चांस इक्विटी से या फिर प्रेफरेंस से पैसा उठा लिया, राइट, तो इक्विटी का मैं सीआरआर का अमाउंट माइनस कर सकता हूं। सो द फॉर्मूला गोज समथिंग लाइक दिस। फॉर्मूला ऐसा होता है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक। आपने जितने भी शेयर उठाए थे, फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 शेयर्स बायबैक किए थे, 10,000, तो 10,000 की फेस वैल्यू कितनी हो गई? 10 रुपीज के हिसाब से 1 लाख। तो बेसिकली 1 लाख आपने ट्रांसफर करना चाहिए था, 1 लाख आपने ट्रांसफर करना चाहिए था, राइट। लेकिन अगर आपने उसके बदले बाय चांस, अगेन इमेजिनरी, अगर आपने प्रेफरेंस इशू किया होगा तो उसकी फेस वैल्यू में आपको माफ भी कर दूंगा, माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड। मतलब इसका जो भी अमाउंट आएगा यहां पे, इसका जो भी अमाउंट आएगा माइनस करके, अगेन इमेजिनरी है, प्रैक्टिकली कोई कंपनी नहीं करेगी ना। कोई सोचो ना, जो जबरदस्ती पैसा लेने वाला है उनसे पैसा लो और उनको पैसा दो जो मांग भी नहीं रहे कभी, कोई नहीं करेगा आइडियली, राइट। तो यहां पे जो भी अमाउंट बचेगा दैट विल बी अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर, ठीक है। इतना अमाउंट आपको ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। चलो यहां तक पॉइंट समझ में आ गया क्या? थेरी बहुत पढ़ लिया अपन ने। कोई बात नहीं बेटा, आपका बर्थडे है, कोई बात नहीं बेटा। चलो सो यहां पे यस, तो यहां पे अब तक मैंने आपको पूरे थ्योरी पॉइंट्स बता दिया। सिर्फ स्टार्टिंग में मैंने आपको 3 जनरल माइंड में फिक्स कर दिया। एक बार बात करें जनरल की पहले। चलो पहले जनरल की बात करें। हम क्या बात कर रहे हैं? बायबैक करने की। बायबैक करना मतलब इक्विटी को बढ़ाना या इक्विटी को कम करना? कम करना। इक्विटी एज विच बैलेंस? क्रेडिट। कम करने के लिए डेबिट, तो इक्विटी डेबिट होगा। और हम पैसा लौटाने की बात कर रहे हैं। पैसा लौटाने की बात में पैसा बाहर जा रहा है, राइट, क्रेडिट बोर्ड गोज आउट, तो टू बैंक आएगा। लेकिन इक्विटी जब भी डेबिट होगा फेस वैल्यू पे होगा। अगर मैं आपको बोलूं 10 का शेयर मुझे आज 10 में दे दो, मैंने 20 साल पहले दिया, नहीं दोगे। आप बोलोगे सर आज की वैल्यू क्या है, उससे भी ज्यादा ही दो हमको, तो मैं आपको ज्यादा दूंगा। तो क्या मैं ज्यादा देते समय नुकसान खा रहा हूँ? यस। तो नुकसान सबसे पहले कौन बेयर करेगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। और उसके बाद लॉस कौन बेयर करेगा? फ्री रिजर्व। अब एंट्री फ्रेम करेंगे हम। एंट्री फ्रेम करने के लिए सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक। आइडली इंस्टीट्यूट बोलता है एक नहीं दो, हमने कहा ओके सर, डेबिट को अलग करो, क्रेडिट को अलग कर दो, राइट। तो हमारी एंट्री क्या बन गई थी यहाँ पे? एंट्री क्या बन गई थी? इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, फ्री रिजर्व्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड देन अगेन पेमेंट की एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बैंक। लेकिन 2 एंट्री में खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि इतना अमाउंट, जितना भी आपका यहाँ पे अमाउंट था, उतना अमाउंट आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सेंटेंस क्या है? एन अमाउंट इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक मस्ट बी ट्रांसफर टू सीआरआर, राइट। तो आइडियली इतना जितना भी यहाँ फेस वैल्यू था ना, उतना अमाउंट आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। और इसमें बचने का एक मौका दिया हमने आपको। क्या मौका दिया? अगर शेयर के बदले शेयर इश्यू करोगे तो उतनी फेस वैल्यू में आपको माफ कर दूंगा, बस फेस वैल्यू। आप चाहे 10 रुपए का 1000 में इशू करो, मैं माफ 10 रुपए करूंगा, फेस वैल्यू माफ करूंगा। समझ में आ रहा है ये? तो फेस वैल्यू के बदले फेस वैल्यू हम आपको माफ करेंगे। क्या इतना पॉइंट समझ में आ रहा है? अगेन दैट वाज इमेजिनरी सिचुएशन, मैंने आपको क्लियर बताया था, प्रैक्टिकली कोई नहीं करेगा ऐसे, राइट। ओके, अगेन मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकते हैं हम? 25%। बायबैक कंपलसरी है क्या? नहीं। कौन से सेक्शन की बात चालू है? 68। आर्टिकल्स में लिखा आना चाहिए? यस। सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन रहना चाहिए? यस। 2 बायबैक कर सकते हैं क्या हम एक साल में? नहीं। अगर हम 10% के अंदर करें तो स्पेशल या बोर्ड? बोर्ड। लेकिन 10% ज्यादा करें तो स्पेशल। मेरा मैक्सिमम बायबैक 25% है, लेकिन मेरी इच्छा 15% की हो रही है, कर सकते हैं? यस। 26% नहीं कर सकते, मैक्सिमम 25 है। नहीं है मन तो हम नहीं करेंगे भाई 25। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, राइट। तो आइडियली मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट तो अब सब समझ में आ गया, राइट। अब सवाल ये है कि अगर मेरे बैंक में 1000 करोड़ पड़ा है और मैं चाहता हूं कि मैं इनको पैसा दे दूं, तो देना अलाउड है या नहीं, उस पर बात करते हैं। मतलब बायबैक ऑप्शनल था, लेकिन बायबैक करना अलाउड है या नहीं वो चेक करना है। रिडेम्पशन कंपलसरी होता है तो यहाँ वो नहीं था। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कंपलसरी होता है, वो नहीं था। लेकिन बायबैक में अगर मेरी इच्छा भी है तो सिर्फ मेरी इच्छा काम नहीं करती है,
कुछ टेस्ट रहते हैं वो आपको पास करने पड़ते हैं। अगर वो टेस्ट में हाँ हो गया आंसर तो फिर बायबैक करने की परमिशन दूंगा, नहीं तो बायबैक कर भी नहीं सकते। भले आप बोलोगे सर मेरे पास 10,000 करोड़ पड़े हैं, है ना मेरे पास बहुत पैसे, दे दो ना मार्केट में, अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके कुछ टेस्ट हैं, वो टेस्ट पास किए बिना आप बायबैक नहीं कर सकते। तो पूरे क्वेश्चन में मतलब पूरे चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो ये 3 टेस्ट है, ठीक है। एक एक करके अब प्रैक्टिकल पॉइंट साइड देखेंगे। अब तक हमने थेरी पॉइंट देखा, अब प्रैक्टिकल की बात करेंगे। तो बायबैक के लिए अपने पास 3 टेस्ट है, 3 टेस्ट। द फर्स्ट टेस्ट इज द आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट, ठीक है। द फर्स्ट टेस्ट इज आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट। नाउ व्हाट इज आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट? सी मैं बता रहा हूं, ये वाला जो पॉइंट है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट है, इस पे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट, तो आप कितने बायबैक कर सकते हो? 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। कितना बायबैक कर सकते हैं हम? 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। मतलब अगर मान लेते हैं ये बैलेंस शीट है, ठीक है, ये बैलेंस शीट है, और ये बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल अगर दिया है आपको, मान लेते हैं 50 लाख, तो प्लीज बताइए 25% कितना होता है? 50 लाख मैंने कैपिटल दिया है, 25% कितना होता है? नहीं नहीं, यहां पे नाम देखो 1,25,000, बिकॉज यहां पे वर्ड क्या यूज किया मैंने? शेयर्स। आई डिड नॉट यूज द वर्ड कैपिटल, आई यूज द वर्ड शेयर्स। प्लीज बताइए 50 लाख हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? 5 लाख शेयर्स हुए, कितने रुपीस के? 10 रुपीस के, तब जाके ये 50 लाख हुआ। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 50 लाख, आई एम टॉकिंग अबाउट 5 लाख शेयर्स। समझ में आ रहा है? तो ये 5 लाख के मैं 25% बायबैक कर सकता हूं। बेसिकली हम अभी चेक करना चाहते हैं कि मैं बायबैक कर भी सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, वो चेक कर रहे हैं, राइट। तो हम कितना बायबैक कर सकते हैं? 25%। अगेन ये हो गया आउटस्टैंडिंग। सेकेंड टेस्ट समझ में आया कि हम नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं। सेकेंड टेस्ट होता है आपका रिसोर्स टेस्ट। सेकेंड टेस्ट क्या है आपका? रिसोर्स टेस्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स टेस्ट? बेसिकली आपका रिसोर्सेस होने चाहिए। मतलब क्या? 25% ऑफ, 25% ऑफ। मैं एक सेंटेंस शॉर्ट में लिख सकता हूं, बट मैं शॉर्ट में नहीं करके लॉन्ग कट लिख रहा हूं, ठीक है, बाद में शॉर्टकट पे आ जाएंगे। 25% ऑफ व्हाट? ऑफ इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व्स। 25% ऑफ व्हाट? ऑफ इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व्स डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, डिवाइड बाय बायबैक प्राइस, डिवाइड बाय बायबैक प्राइस। मतलब क्या? मैं आपको साथ साथ समझाना भी शुरू करता हूं, बाद में एक क्वेश्चन में अच्छे समझेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन एंड ये सब एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले अच्छे समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। बेसिकली ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है। बैलेंस शीट में ना आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एसेट साइड, आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइब्रेरी साइड। तो लाइब्रेरी में क्या है? यहाँ पे आपका इक्विटी हो सकता है, यस। कैन यू हैव प्रेफरेंस ओवर हियर? यस। आपके यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस रहेंगे, क्या रिजर्व एंड सरप्लस में आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम हो सकता है? यस। क्या आपका यहाँ पे पीएनएल हो सकता है? यस। क्या यहाँ पे आपका जनरल रिजर्व हो सकता है? यस। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख एग्जाम्पल। तो मैं इन सब की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग नाउ, दिस टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट द अमाउंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द अमाउंट्स। कैन यू प्लीज मेक द टोटल ऑफ दिस? 5 + 2 + 1 + 3 + 2 कितना? 13 lakhs। तो 13 lakhs का 25%। हाउ मच इज 13 लाख का 25%? 3,25,000, that is 3,25,000, right? Divided by the buyback price. Whatever the buyback price will be, it will be given to you. Let's say for example it was 40 rupees. For example अगर 40 rupees था तो कितना आंसर आ रहा है? 8125. Are you getting this point? Are you getting this point? Now can you please tell me यहाँ पे कितने शेयर्स थे इक्विटी के? 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10, तब जाके ये 5 लाख आया ना, राइट। तो अब मुझे बताओ फर्स्ट टेस्ट के हिसाब से हम कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं? तो आप बोलोगे सर 50,000 शेयर्स का 25% कितना हो गया? 12,500, राइट। तो पहला टेस्ट में आंसर आ गया 12,500 और सेकंड टेस्ट में आंसर कितना आया? 8125। तो मैं 12,500 नहीं कर सकता, 8125 करना पड़ेगा, राइट। अभी तीसरी टेस्ट बाकी है
और रूल ये है इन तीनों में से जो मिनिमम आंसर देगा उतने ही आप शेयर्स बायबैक कर सकते हो, राइट। तीसरा टेस्ट बाकी है और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट तीसरा ही है। पहले दो टेस्ट तो बहुत आसान वाले हैं, एकदम आसान, एकदम बोनस वाले हैं, राइट। जल्दी बताइए व्हाट वाज द फर्स्ट टेस्ट? आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट। क्या रहता है आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट? 25% ऑफ व्हाट? ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैपिटल, आई एम टॉकिंग अबाउट शेयर्स। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या था जल्दी बताओ? 25% ऑफ 25% ऑफ व्हाट? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व्स डिवाइड बाय बायबैक प्राइस। इसको हम कौन सा टेस्ट बोलते हैं? रिसोर्स टेस्ट। क्या ये दो टेस्ट एकदम क्लियर हो गए? क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है कि क्या है दोनों का? ओके, तो वी हैव द 2 टेस्ट कंप्लीटेड, राइट। तो हमारे 2 टेस्ट तो एकदम कंप्लीट हो गए और मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया, राइट। और अब अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं, इसको क्या बोलते हैं बेसिकली, अगर आपको कंपनी अकाउंट्स थोड़ा सा बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद आ रहा होगा तो इसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स। इसको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स फंड्स। बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ी आइडिया दूं, आपको याद है मैंने जब ओवरव्यू दिया था कि हमको क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में, तो उसमें एक चैप्टर लिखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ फॉर्मेट ऐसा रहता है आपका, यहाँ पे सबसे पहले होता है आपका शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड्स। और शेयर होल्डर्स फंड में पहला आता है शेयर कैपिटल और दूसरा आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो मैं इन दोनों की बात कर रहा था क्योंकि कैपिटल में क्या क्या आता है? इक्विटी भी आता है, प्रेफरेंस भी आता है, रिजर्व सरप्लस में प्रीमियम भी आता है, पीएनएल भी आता है, जनरल रिजर्व भी आता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आता है, राइट। तो मैं उसी की बात कर रहा था। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इनको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स फंड्स। क्लियर है यहाँ तक? ओके। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट ऐसा है जो एक क्वेश्चन में नहीं होगा। जब एक क्वेश्चन कराऊंगा ना आप बोलोगे सर ये बहुत टफ है, एक क्वेश्चन में होगा ऐसा, सेकंड में यू विल फील कि अरे सर ये सिंपल हो रहा है, एंड थर्ड में आप बोलोगे सर हम करते हैं, आप रुको, आइडियली ऐसा होगा, राइट। सो बेसिकली ये तीसरा टेस्ट ऐसा है जो थोड़ा सा टाइम लेगा आपका, ठीक है। नाउ व्हाट इज द थर्ड टेस्ट? सो थर्ड टेस्ट इज नथिंग बट द डेट इक्विटी टेस्ट। आपको याद है ऊपर में डेट इक्विटी के बारे में बात किया था, राइट। इसका रेशियो मिनिमम कितना रहना चाहिए? 2:1। मिनिमम रेशियो शुड बी 2:1। मतलब डेट मतलब बाहर वालों का पैसा, इक्विटी मतलब घर वालों का पैसा, ओनर्स का पैसा, राइट। ये 2:1 बीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या? तो इसमें है ना हम 4 पॉइंट्स लेते हैं, इसमें हम 4 पॉइंट्स लेते हैं। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर डी, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। पहले 2 टेस्ट सबको आते हैं, थर्ड में सबकी बैंड बचती है, तो प्लीज ध्यान रखना। फोर्थ, ये जो थर्ड टेस्ट है इसमें 4 पॉइंट्स दिए मैंने, 4 पॉइंट्स के अच्छे से ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे डेट। डेट डेट मतलब क्या? बाहर वालों का पैसा। मेरे बैलेंस शीट लाइब्रेरी में ओनर्स को छोड़ के और कौन कौन बैठा है वो सब। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं तो कैन आई से डिबेंचर्स इज माय लाइबिलिटी, बैंक लोन इज माय लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स इज माय लाइबिलिटी। ये सब बाहर वाले हैं ना, इन सबको डेट बोलते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं? डेट। तो डेट में क्या क्या आ सकता है? डेट में सिक्योर्ड हो तो भी चलेगा, अनसिक्योर्ड हो तो भी चलेगा। जैसे मैंने बैंक से लोन लिया, उसने बोला सर बिल्डिंग गिरवी रखो, मैंने बिल्डिंग के पेपर्स दे दिया। फिर मैंने दोस्त से भी लोन लिया, ये भी अनसिक्योर्ड है, दोस्त ने बोला चल ठीक है ना यार कोई सिक्योरिटी जरूरत नहीं है। सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड फर्क नहीं पड़ता है, लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो फर्क नहीं पड़ता है, बाहर वालों का है ना पैसा, उसको डेट बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो डेट में क्या क्या आ सकता है? डेट में आता है सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड प्लस लॉन्ग टर्म प्लस करंट। करंट मतलब शॉर्ट टर्म। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब आपके बैलेंस शीट में ये सबको हम डेट बोलेंगे। सबको क्या बोलेंगे? डेट, मतलब बाहर वालों का पैसा। और सेकेंड पॉइंट इज मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन्ड। मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन्ड। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि बाहर वालों का पैसा 10,000 है तो आपको मिनिमम कितना मेंटेन करना पड़ेगा? 5,000, क्योंकि 2:1 बोला है ना अपन ने, राइट। तो कहने से 2:1 मेंटेन करने के लिए ये जो पॉइंट है इट इज 50% ऑफ ए। ये सुनो, अगर आपको 2:1 मेंटेन करना है, अगर मैं बोलूं बाहर वालों का 10,000 है तो आपको मिनिमम घर वालों का 5,000 तो रखना ही पड़ेगा, राइट। तो 5,000 हम यहाँ पे मिनिमम रखेंगे। समझ में आया? तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे? 50% ऑफ ए। इज द पॉइंट क्लियर? इज द पॉइंट क्लियर? राइट। थर्ड पॉइंट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, विच इज प्रेजेंट शेयर होल्डर्स फंड्स। क्या हमने अभी थोड़ी देर पहले शेयर होल्डर्स फंड्स की बात की थी? क्या है पता है शेयर होल्डर्स फंड्स? ये ब्रैकेट शेयर होल्डर्स फंड्स है। ये ब्रैकेट, क्या हम ये ब्रैकेट ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं? यस, मैं उसी ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, 25% की नहीं है, वो ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ। तो वो ब्रैकेट यहाँ पे अमाउंट लिख दूंगा। अब ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनना। मान लेते हैं ये 10,000 है, तो मिनिमम कितना रखना पड़ेगा मेरे को?
5 तो मिनिमम रखना पड़ेगा। मेरे पास है ही 4000, बताओ मैं बायबैक कर सकता हूँ क्या? कैसे करूंगा बायबैक? तुम बोल रहे हो मिनिमम 5000 रखना है, मेरे पास है ही 4000, मैं ऑलरेडी शॉर्ट में चल रहा हूँ, कैसे बायबैक करूँ? यू कैन नॉट बायबैक। मतलब पहले टेस्ट में 12500 आए थे, दूसरे टेस्ट में कितना आया? 8125, तीसरे टेस्ट में क्या है? 0। द कंपनी कैन नॉट बायबैक, क्योंकि इन तीनों से मिनिमम आंसर क्या आ रहा है? 0। द कंपनी कैन नॉट बायबैक, राइट। अच्छा, अगर ये 5000 आ गया, रखना कितना है? 5। मेरे पास कितना है? 5 ही है। बायबैक कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। मतलब फिर से आंसर 0। पहले टेस्ट में भले ही 12500 आया, मतलब पहली टेस्ट बोलिए तुम 12500 कर सकते हो, दूसरी टेस्ट बोलिए नहीं नहीं 8125 कर सकते हो, तीसरी टेस्ट बोलिए तुम कर नहीं सकते, 0। तो हम बायबैक नहीं कर सकते। मतलब भले ही मेरे बैंक में 10,000 करोड़ क्यों नहीं पड़े हैं, मैं शेयर्स बायबैक नहीं कर सकता। मतलब अचानक हम बोलते हैं ना, डायरेक्टर्स की आंख खुली नींद में से, उन्होंने सोचा चलो आज बायबैक करते हैं, चलता नहीं है, उनको ये टेस्ट पास करने रहता है। समझ में आया पॉइंट? तो टेस्ट पास करेंगे, पहले चेक करेंगे तीनों टेस्ट में से मिनिमम आंसर क्या आ रहा है। क्या ये लॉजिक क्लियर है? लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब व्हाट इफ ये 6000 होगा, तो मुझे बताओ 6000 में से 5000 मिनिमम रखना है, तो क्या मैं 1000 बायबैक कर सकता हूँ? राइट। तो दैट मीन्स अगर ये आंसर ज्यादा रहा तो ही मैं बायबैक कर सकता हूं, नहीं तो बायबैक नहीं कर सकते। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मतलब अगर ये कम आया, ये इक्वल आ गया, हम तो बच गए भाई, बायबैक करना ही नहीं है, सीधा लिख देना यू कैन नॉट बायबैक, क्योंकि तीनों आंसर से, तीनों टेस्ट से मिनिमम आंसर कौन सा आ रहा है? 0। यू कैन नॉट बायबैक, राइट। जल्दी से टेस्ट का नाम बताओ। पहला टेस्ट क्या था? आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट। क्या था आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट? 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। व्हाट वाज आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट? 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। सेकंड टेस्ट क्या था? रिसोर्स टेस्ट। क्या था रिसोर्स टेस्ट? 25%। 25% ऑफ व्हाट? शेयरहोल्डर्स फंड। शेयरहोल्डर्स फंड में क्या क्या आता है? इक्विटी, प्रेफरेंस, प्रीमियम, फ्री रिजर्व्स डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस। 2 आ गया। तीसरा क्या है? डेट इक्विटी टेस्ट। डेट इक्विटी में सबसे पहले हम क्या लेते हैं? डेट। डेट में क्या क्या आता है भाई? सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या फिर करंट, राइट। ये सबको डेट, मतलब बाहर वालों को पैसे को डेट बोलते हैं, राइट। इसका मिनिमम कितना मेंटेन करना पड़ेगा? 50%। क्यों? क्योंकि रेशियो 2:1 चाहिए। तो मैंने लिखा मिनिमम कितना रखना पड़ेगा? 5। और फिर मैं चेक करूंगा मेरे पास अभी प्रेजेंट कितना है, प्रेजेंट कितना है, राइट। एंड फोर्थ पॉइंट इज मैक्सिमम इक्विटी डाइल्यूशन। मैक्सिमम इक्विटी डाइल्यूशन। तो इस ये वाले क्वेश्चन में कितना मैक्सिमम डाइल्यूट कर सकते हो, मतलब बायबैक कितना कर सकते हो? 1000। कैसे निकाला ये 1000 बताओगे क्या? C माइनस बी ओनली इफ पॉजिटिव, बराबर। नेगेटिव आया तो नहीं कर पाऊंगा ना। मतलब अगर यहाँ सोचो ना 4000 आ गया, मिनिमम कितना रखना है? 5। तुम्हारे पास है ही 4, कहाँ से बायबैक करोगे? समझ में आ रहा है? अच्छा, ये 5 आ गया, 5 माइनस 5 0, नहीं कर सकते। 6 माइनस 5 अब कर सकता, समझ में आ रहा है? अब कर सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 1000। समझ में आया कैसे निकाला आंसर? पक्का। अब एक्चुअल में कैलकुलेशन तो यहाँ से स्टार्ट होगा, क्यों पता है? इसके बाद आता है थोड़ा सा मैथ्स, इसके बाद थोड़ा सा मैथ्स आएगा। और जो बच्चे मैथ्स से बच के आते हैं उनको ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा टफ लगता है, बट इज नॉट वेरी टफ। मैं पूरा कंसेप्ट सिखाऊंगा, और अगर आपको लगा कि सर ये कंसेप्ट ही बहुत टफ है, एक इक्वेशन लर्न कर लेना। ज़्यादा टफ नहीं है वैसे, लेकिन थोड़ा सा मैथ्स है, वो पता नहीं क्यों एक्स और वाई आ गया ना, नहीं नहीं सर बस बस ये चैप्टर स्किप कर लेंगे। लेकिन ये चैप्टर बहुत सिंपल है, एक इक्वेशन है सिर्फ, वो एक इक्वेशन सॉल्व करना है, राइट। अब वो इक्वेशन क्या है? अगेन इंस्टीट्यूट का लिखने का थोड़ा तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है, लेकिन मेरा तरीका एकदम ईजी वाला तरीका है, ठीक है। इंस्टीट्यूट बहुत घुमा के आंसर देता है, मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देता हूँ। कैसे है? तो प्लीज ध्यान देना कि अपना ये आंसर आया था, ये वाला आंसर कहने से जब पॉजिटिव आएगा तभी अपन आगे सोचेंगे, राइट। तो इसके 2 बंटवारे करने पड़ते हैं, टुकड़े करने पड़ते हैं। तो वो 2 टुकड़े क्या हैं? तो पहला है x और दूसरा है y। पहला क्या है? x और दूसरा क्या है? y, ठीक है। व्हाट इज x? x इज नथिंग बट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू CRR। क्या है x? अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू CRR। एंड व्हाट इज y? y इज अमाउंट टू बी बॉट बैक, अमाउंट टू बी बॉट बैक। समझाऊंगा आपको पूरा डिटेल्ड में, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल 1000 रुपीज पकड़ के चलता है एग्जांपल, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा क्या है। तो कहने से ये 1000 था अपना, तो अपना आंसर कितना आ गया? पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। मतलब पहला आंसर तो एकदम आसान है, सिर्फ आपको नाम याद रखना है। व्हाट इज x? अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू CRR। व्हाट इज y? अमाउंट टू बी बॉट बैक। बॉट बैक मतलब मैं कितना पैसा लौटाऊंगा और मेरे को कितना CRR में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 1000 के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। अब मुझे मालूम नहीं है कि अमाउंट CRR में कितना ट्रांसफर करूं और बायबैक कितना करूं, राइट। तो उसके लिए एक इक्वेशन है, पहले मैं इक्वेशन लिखा देता हूं, बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो इक्वेशन इज y डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस
इनटू फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्स। बस ये एक इक्वेशन है। मैं पूरा डिटेल समझाऊंगा आपको कैसे बनी ये इक्वेशन, और नहीं समझ में आया तो इक्वेशन लर्न कर लेना, ठीक है? नहीं समझ में आया तो इक्वेशन लर्न करना है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि सर हमको वो इतना याद नहीं रहेगा तो इक्वेशन लर्न करेंगे। एक इक्वेशन, क्या इक्वेशन है? y डिवाइड बाय बायबैक प्राइस इनटू फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू x। अभी इक्वेशन कैसे बनाया उसका रीजन बताता हूँ। बेसिकली इक्वेशन से आपका xy आ जाएगा, xy आराम से आ जाएगा, ठीक है? एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल यहीं कहीं ले लेता हूँ। सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ बायबैक प्राइस आपका 40 है, ऊपर दिया था ना 40 मैंने, मतलब मैं लौटाते समय आपको ऑफर दे रहा हूँ, भले ही मार्केट में 25 रुपये चालू है, 25 में आप दे नहीं रहे हो मुझे, क्योंकि बायबैक तो ऑप्शनल है। तो मैंने आपको बोला एक काम करो, 40 दूंगा, 40 दिया मैंने, दो मेरे को शेयर्स। अब रेडी हो गए सब तुम, सर 25 के 40 दे रहे हो, ओके डन, तो 40 आ रहा है। तो बायबैक मैंने क्या ऑफर किया आपको? 40 रुपीज, राइट? तो इस इक्वेशन को थोड़ा एक बार बताओ कि कैसे होगा। y डिवाइड बाय व्हाट इज द बायबैक प्राइस 40 इंटू फेस वैल्यू, व्हाट इज फेस वैल्यू 10 इज इक्वल्स टू x। कहने से 0 0 कैंसिल, तो y इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू 4x। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, तो आंसर क्या आ जाएगा? x प्लस व्हाट इज वैल्यू ऑफ y 4x इज 1000, कहने से 5x इज 1000, तो x की वैल्यू क्या हो गई? दैट्स इट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्या ही पॉइंट समझ में आया? बस इतना ही है, इतना ही से मैथ्स है जितना मैंने आपको बताया अभी, इससे ऊपर मैथ्स नहीं है, ठीक है? तो क्या ये इतना लॉजिक समझ में आ गया क्या सबको? इक्वेशन क्या है? y डिवाइड बाय बायबैक प्राइस इनटू फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू x। समझ में आया यहाँ तक? ओके, अब इसका डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले ये 4 स्टेप्स लिखेंगे आपने, वो 1000 नहीं लिखोगे चलेगा, मतलब ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो आपको वो 4 स्टेप्स और एक ट्री बना के x और y करना पड़ेगा। व्हाट इज x? अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर। व्हाट इज y? अमाउंट टू बी बॉट बैक। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको एकदम अच्छे से? राइट, जल्दी बताइए, चैप्टर हमने कौन सा स्टार्ट किया? बाय बैक ऑफ इक्विटी। सेक्शन क्या है? 68। कंपलसरी है क्या? नहीं, करना चाहे तो कर सकते, लेकिन करने के लिए कितने टेस्ट पास करने पड़ेंगे? 3। पहला टेस्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट, सेकंड रिसोर्स टेस्ट, थर्ड डेट इक्विटी टेस्ट। इन तीनों में से मैक्सिमम या इन तीनों में से मिनिमम? मिनिमम, जो मिनिमम रहेगा। मिनिमम 0 आ सकता है क्या? हाँ, 0 आया मतलब बायबैक नहीं कर सकते, ठीक है? अगेन सपोज इन तीनों से मिनिमम आंसर आया 8000, एग्जाम्पल, मेरी इच्छा 5000 की है, कर सकता हूँ? हाँ, मिनिमम 8000 उसने बोला था, मतलब दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो मैं बायबैक कर सकता हूँ, 8000। इन तीनों से जो कम आया ना वो मेरे लिए मैक्सिमम शेयर्स है, इतने बायबैक करूं, नहीं है इच्छा मेरी बायबैक करने की, इतना मेरे को 5000 बायबैक करने हैं, कर सकता हूँ? हाँ, 6 कर सकता हूँ, 7 कर सकता हूँ, 8 कर सकता हूँ, 9 नहीं कर सकता, क्योंकि 8 मैक्सिमम बोला मैंने। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सो ऐसा रूल नहीं है कि इसमें 3 टेस्ट में 8000 आया तो 8000 लेना पड़ेगा। मेरी इच्छा कम की है तो कम कर सकता हूं, ज्यादा नहीं कर सकता। सो बेसिकली द लीस्ट ऑफ द 3, इन तीनों से जो मिनिमम रहेगा वो मेरे लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट आई कैन बाय बैक, इतना रहेगा। जो इन तीनों में से मिनिमम आंसर देगा वो मेरे लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स रहेगा व्हिच आई कैन बाय बैक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? राइट, ओके। अब मैं आपको बताता हूं ये फॉर्मूला बनाया कैसा है। एक सिंपल सा, मुझे आप बताइए क्या हुआ अगर मैं आपको बोलूं मैंने ना 1000 शेयर्स बायबैक किए। कितने? सॉरी, 1000 शेयर्स, ठीक है? मैंने आपको सीधी बात है काउंटर ऑफर भी दिया होगा। लेट्स से मैंने आपको बोला 40 रुपीज मैं आपको दूंगा, तो क्या है ये 40 रुपीज? कैन यू प्लीज टेल मी? दिस इज द बायबैक प्राइस। व्हाट इज दिस? दिस इज द बायबैक प्राइस। बेसिकली मैं आपको क्या ऑफर दे रहा हूं, तो प्लीज बताइए कितना अमाउंट हो गया ये? तो आप बोलोगे सर 40,000। ये क्या हो गया? 40,000। ये 40 को हम बोलते हैं अमाउंट टू बी बॉट बैक, अमाउंट टू बी बॉट बैक, बराबर है? एंड व्हाट इज दिस 40 रुपीज? बायबैक प्राइस, ठीक है? दिस इज द बायबैक प्राइस। नाउ आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। प्लीज बताइए सीआरआर में कितना ट्रांसफर करोगे? सीआरआर याद करो कितना? 10,000। बहुत सिंपल है। अब एन अमाउंट इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक मस्ट बी ट्रांसफर टू सीआरआर। बस इतना ही बोला था मैंने, राइट? कितने शेयर्स बायबैक किए आपने? 1000 की फेस वैल्यू कितनी? 10 रुपीज। तो क्या वो 10 रुपीज आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा? यस। तो 1000 इंटू 10 कितना रहेगा? 10,000। मतलब आप देने के लिए भले उनको 40 दो, सीआरआर बोलता है 40 नहीं चाहिए, फेस वैल्यू जितना है ना उतना सीआरआर में ट्रांसफर कर दो। क्या ये इतना पॉइंट समझ में आ रहा है? एन अमाउंट इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक मस्ट बी ट्रांसफर टू सीआरआर। अब मैं आपको बताता हूँ इक्वेशन बनाया कैसे। सो बेसिकली कहने से आपने बोला सर 1000 शेयर्स का 10 रुपए करके आप सीआरआर में ट्रांसफर कर दो। यस, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सीआरआर, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर, राइट? अब मैं आपको बोल रहा हूं ये 1000 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये 40 इधर आ गया,
ये 1000 कैसे निकालेंगे हम? तो बहुत सिंपल है, ये 40 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 40,000 डिवाइड बाय 40, मैं लिख के दे रहा हूँ। तो कहने से इसका आंसर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ₹40,000 डिवाइड बाय 40 इंटू 10 इज इक्वल टू 10,000। क्या इक्वेशन मैच कर रहा है क्या? यस। अब ध्यान से सुनना, व्हाट वाज दैट 40,000? कैन यू प्लीज नेम इट? अमाउंट टू बी बॉट बैक, वाज इट बाय डिवाइड बाय, व्हाट वाज 40 बाय बैक प्राइस, व्हाट इज दिस 10 फेस वैल्यू, व्हाट इज दिस 10,000 एक्स, दैट इज अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर। तो वही तो बना, इक्वेशन बना के बताया मैंने आपको, समझ में आया? तो बेसिकली दिस वाज द सिंपल इक्वेशन, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो एक छोटा सा इक्वेशन अपने को लर्न करना है। क्या इक्वेशन? y डिवाइड बाय बैक प्राइस इनटू फेस वैल्यू इज इक्वल टू x। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पक्का क्लियर है क्या? बस आपको ये समझ में आना चाहिए, और जब ये हो जाएगा तो हम आंसर बहुत इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जब x आ जाएगा ना कैलकुलेशन, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ शेयर्स या तो x डिवाइड बाय फेस वैल्यू रहेगा, या फिर y डिवाइड बाय बायबैक प्राइस रहेगा। दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, हम आइडियली ये यूज करते हैं पहला वाला। x क्या था याद है क्या? x CRR, x क्या था? CRR, तो CRR तो फेस वैल्यू से रिलेट करेगा ना, इसलिए मैं फेस वैल्यू डिवाइड करता हूँ, ऐसे याद रखते हैं अपन। y से भी सेम आंसर आएगा, जब मैं क्वेश्चन करूंगा प्रूफ करके दे दूंगा। ठीक है, सेम आंसर आता है। तो अब जो पूरे चैप्टर का जान है वो ये 3 टेस्ट है। ये 3 टेस्ट आएगा मतलब चैप्टर ही खत्म हो गया, इतना ही छोटा चैप्टर है। 3 टेस्ट 3 जर्नल एंट्री, चैप्टर खत्म। 3 टेस्ट 3 जर्नल एंट्री, चैप्टर ही खत्म, राइट? 3 जर्नल एंट्री मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया, कैसे याद रखना है वो भी सिखाया, इशू से लेके बायबैक तक सिखाया, राइट? वो 3 एंट्रीज को एक सेकंड साइड कर देते हैं, एंट्रीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3 टेस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? एक बार टेस्ट वापस से रिवाइज करें। पहला टेस्ट क्या था? आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट। सेकंड टेस्ट क्या था? रिसोर्स टेस्ट। तीसरा टेस्ट क्या था? डेट इक्विटी। इन तीनों में से जो मैक्सिमम रहेगा या जो मिनिमम रहेगा? मिनिमम। क्या मिनिमम 0 रह सकता है? यस। अगर 0 आया दैट मींस द कंपनी कैन नॉट बाय बैक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? आइडियल आंसर सबसे कम, आइडियल बोल रहा हूं, हमेशा नहीं, आइडियल आंसर थर्ड टेस्ट में कम मिलता है, डेट इक्विटी में, राइट? ओके, व्हाट वाज द फर्स्ट टेस्ट? आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट। कैसे निकालते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट? 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स मतलब मेरे बैलेंस शीट में नंबर ऑफ शेयर्स चेक करना, उसका 25%। सेकंड पॉइंट क्या है? 25% रिसोर्स टेस्ट 25% ऑफ शेयरलेस फंड्स डिवाइड बाय बायबैक प्राइस। अब शेयरलेस फंड डिफाइन करो मेरे लिए। इक्विटी, प्रेफरेंस, प्रीमियम, फ्री रिजर्व्स। प्रीमियम, फ्री रिजर्व्स, राइट? ये 4 आ गया। टेस्ट का पूरा क्या नाम क्या था? रिसोर्स टेस्ट। कैसे निकाला? 25% ऑफ शेयरलेस फंड्स डिवाइड बाय बायबैक प्राइस। एंड थर्ड टेस्ट इज डेट इक्विटी। डेट इक्विटी में 4 पॉइंट्स है। पहला डेट, सेकंड मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन, जो ऊपर था ना उसका 50%, 2:1 मेंटेन करना है ना, मतलब अगर डेट 1 लाख है तो मिनिमम 50 तो मेंटेन करना पड़ेगा। थर्ड प्रेजेंट शेयरलेस फंड्स, ऊपर हमने ऑलरेडी निकाला, अगर प्रेजेंट शेयरलेस फंड्स मिनिमम से ऊपर है तो मैं बायबैक कर सकता हूं, वी कैन बाय बैक, नहीं 0 द कंपनी कैन नॉट बाय बैक, खत्म। अगर वो पॉजिटिव आ गया बाय चांस तो हम 2 टुकड़े कर देंगे, एक्स वाई। एक्स क्या था? अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर। व्हाट वाज वाई? अमाउंट टू बी बॉट बैक। तो पहली इक्वेशन तो बन गई एक्स प्लस वाई, जो भी आंसर पॉजिटिव आया। सेकंड इक्वेशन क्या थी? वाई डिवाइड बाय बायबैक प्राइस इनटू फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्स। जल्दी बताओ एक्स को क्या डिफाइन किया था अपन ने? नंबर, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर। एंड व्हाट वाज वाई? अमाउंट टू बी बॉट बैक। क्या ये पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या? समझ में आया क्या अच्छे से? ओके, अब एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन देना चाहूंगा ये 3 टेस्ट समझाने के लिए, सो दैट हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि यस हमको आ रहा है और हमने कुछ तो भी पढ़ा है आज। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा बैलेंस शीट बनाएंगे आप लोग मेरे साथ। अच्छा, मैं आपको और बता दूं, ये जो बैलेंस शीट है ना ऐसे टी में नहीं रहेगा, आपको वो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में देंगे, जो अपने को आगे सीखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी सीखेंगे अपन, लेकिन ये टी में जल्दी समझ में आता है, इसलिए मैं फिलहाल ये फॉलो करूंगा। ठीक है, उसमें भी क्वेश्चंस कैसे टैकल करना है वो सिखाऊंगा आपको। पहले कंसेप्ट पे फोकस करते हैं, बाद में थोड़ा प्रेजेंटेशन भी हो जाएगा। ठीक है, सो वी हैव अ बैलेंस शीट, लेट्स से वी हैव इक्विटी ओवर हियर 5 लाख, वी हैव प्रेफरेंस ऑफ 3 लाख, ठीक है, वी हैव यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 लाख, P&L 1,80,000 एंड जनरल रिजर्व 2,20,000। फिलहाल जो मेरे काम के थे ना मैंने वही अमाउंट दी है, बाकी की बैलेंस शीट में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट अब इन पे है। ठीक है, कैन यू प्लीज मेक द टोटल फॉर मी? 14, 5, 3, 2 एंड 4। ठीक है,
तो 14 लाख, क्या यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे कहने से बैलेंस शीट में लोन भी आता है, लोन आता है ना, तो लोन में अलग अलग 3 केसेस दूंगा आपको। अगर इतना लोन रहा तो बताओ कितना बायबैक कर सकते हैं, इतना लोन रहा तो कितना, इतना लोन रहा तो कितना, 3 केसेस। अगेन ये लोन जो रहेगा ना, ये सिर्फ थर्ड टेस्ट में काम आएगा। कौन से टेस्ट में काम आएगा? थर्ड टेस्ट, मतलब कौन सा? डेट इक्विटी टेस्ट। तो ये लोन के अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है? मैं आपको अलग अलग अमाउंट दूंगा, 3 अमाउंट दूंगा, 3 अमाउंट दूंगा, ठीक है? ओके, तो स्टार्ट करें 3 टेस्ट। अच्छा, मैं आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ। आपका फेस वैल्यू कितना है? ₹10 बोला नहीं है, अगर बोला होगा प्लीज़ ध्यान देना, हमेशा 10 नहीं होता है। कुछ नहीं बोलते तो हम अज्यूम कर लेते 10 है। क्या वो 20 हो सकता है? यस। क्या वो 50 हो सकता है? यस। क्या वो 100 हो सकता है? यस। मतलब जब भी हम बैलेंस शीट स्टार्ट करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना, पहले फेस वैल्यू पे नज़र घुमाना। अगर फेस वैल्यू 10 दिया है तो ठीक है, फेस वैल्यू 20, 50, 100 दिया है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, प्लीज़ ध्यान देना, राइट? तो हमेशा नहीं 10 रहेगा, ऐसा बता रहा हूँ आपको। आगे क्वेश्चन जब मेरे बुक में क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें मैंने अलग अलग फेस वैल्यू भी दिया है, हर टाइप की वैरायटी कवर करने के लिए, ठीक है? एंड द मार्केट प्राइस इज रुपीज, लेट्स से 40 rupees, 40, and the buyback price is 25% above market price। कितना ऑफर किया मैंने? 40 मार्केट में बहुत चालू था, 50, दैट इज 40 प्लस 25%, राइट? तो कितना आ जाएगा ये? 40 प्लस 25%, कितना आ गया ये? ₹50। क्या यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा है क्या सबको? एवरीवन? यस, दैट मीन्स आई हैव द बायबैक प्राइस ऑफ 50। मतलब मैंने आपको ऑफर दिया, क्योंकि मार्केट में 40 था, 40 में तो आप मार्केट में बेच सकते हो, तो मुझे क्यों बेचोगे? आपकी इच्छा नहीं है तो मैं ऑफर ज़्यादा दूंगा ना, तभी बेचोगे मुझे। बेचोगे मतलब आप मुझे बेचोगे, मतलब मैं खरीद रहा हूँ, बायबैक कर रहा हूँ, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द 3 टेस्ट। व्हाट इज द फर्स्ट टेस्ट? जल्दी बताइए, व्हाट इज द फर्स्ट टेस्ट? आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट। कितना आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट? 25%। 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। जल्दी बताइए, डू आई हैव 5 लाख शेयर्स? नो नो नो, 50,000। बेसिकली ये जो शेयर्स थे, इट वॉज 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10। यहाँ पे अगर वो फेस वैल्यू 20 बोलता तो ये आंसर ही गलत हो जाता। समझ में आ रहा है? तो ये फेस वैल्यू पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 100 बोलता तो 5,000 हो जाता शेयर्स, तो फेस वैल्यू पे ध्यान देना जरूरी है। कुछ बोला नहीं है तो हम 10 मान के चलेंगे, कुछ बोला है तो उस पर ध्यान देना, ठीक है? तो कितने शेयर्स हैं यहाँ पे? 50,000। प्लीज बताइए कितना आ रहा है? 12,500। 12,500 शेयर्स। ओके, नेक्स्ट सेकेंड टेस्ट क्या है? जल्दी बताइए। रिसोर्स टेस्ट। फॉर्मूला क्या है रिसोर्स टेस्ट? 25% ऑफ शेयरहोल्डर्स फंड्स डिवाइड बाय बायबैक प्राइस। यस, तो 25% ऑफ, कैन यू प्लीज गिव मी दिस ब्रैकेट का टोटल? पहले ब्रैकेट का टोटल 14 लाख, राइट? निकाला हमने, राइट? तो क्या क्या आता है इसके अंदर? एक बार फिर से रिपीट करना, इक्विटी, प्रेफरेंस, प्रीमियम, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में पेनल जनरल रिजर्व दोनों आते हैं, राइट? तो ये 14 लाख आ गया, और डिवाइड बाय बायबैक प्राइस कितना हो गया बेटा? बायबैक प्राइस 50 दिया है आपको, कितना आ गया ये? 7,000 शेयर्स। तो फर्स्ट टेस्ट में आंसर कितना आया? 12,500। सेकंड टेस्ट में कितना आया? 7,000। एंड नाउ कंप्लीटली माय आंसर विल डिपेंड अपॉन थर्ड टेस्ट। सोचो, अगर थर्ड टेस्ट में बाय चांस मैं बोलूँ 8,000 आया, तो आपका आंसर क्या आएगा? तीनों टेस्ट में मिनिमम कौन सा है? 7। तो एट द कंपनी कैन बाय द लीस्ट ऑफ द 3, दैट इज 7,000 एज इट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। मैक्सिमम चाहूँ तो 7,000 के ऊपर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? अच्छा, अगर मेरे थर्ड टेस्ट में 5,000 आएगा तो मैक्सिमम 5,000, लेकिन मेरी इच्छा 3 की है, कर सकते हैं 4, कर सकते हैं 5, कर सकता हूँ, उससे ऊपर नहीं कर सकता। लास्ट टेस्ट में 0 आंसर आया, बायबैक ही नहीं कर सकते आप, राइट? द कंपनी कैन नॉट बायबैक। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? ओके, अब मैं आपको थर्ड टेस्ट दे रहा हूँ। अब थर्ड टेस्ट के लिए आप क्या करोगे? 4 कॉलम बना लोगे, एक पर्टिकुलर्स का, और 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ठीक है? मतलब ऐसे 1, 2, 3 ऐसे, और एक पर्टिकुलर्स का। बेसिकली 3 केसेस दे रहा हूँ मैं आपको, केस 1, केस 2, केस 3 ऐसे, ठीक है? तो यहाँ पे थर्ड टेस्ट इज डेट इक्विटी। थर्ड टेस्ट इज डेट इक्विटी टेस्ट। तो यहाँ पे सी इन तीनों में से ना एक ही आंसर आने वाला है, या तो केस 1, या तो केस 2, या तो केस 3। एग्जाम में कभी कभी 2 केस देते हैं वो,
तो आंसर कैसे करना है। ये लोन का फर्स्ट 2 टेस्ट से कोई लेना नहीं है, थर्ड टेस्ट में, क्योंकि लोन हमने जो देखा वो डेट में देखा, राइट, तो थर्ड टेस्ट में काम है, तो फर्स्ट 2 टेस्ट को ये डिस्टर्ब नहीं करता है। ठीक है, आपको याद है कि मैंने लोन फंड्स क्वेश्चन मार्क रखा था यहाँ पे। तो अगर बैलेंस शीट में लोन इतना रहता तो आप कितना बायबैक करते, लोन इतना रहता तो कितना बायबैक करते, मैं वो बात कर रहा हूँ, राइट। तो पहले अपन टेस्ट 1 की बात करेंगे, सिर्फ टेस्ट 1 की बात करेंगे, ठीक है। तो ये केस 1 में लेट्स से द डेट इन द क्वेश्चन, जो लोन फंड्स था आपका, इन द क्वेश्चन गिवन वाज, ऊपर कितना था, 14 था ना वो, 30 lakhs। अगेन ये जो डेट है ये आपके लोन फंड्स है, बराबर। ये क्या आपके लोन फंड, मतलब बैलेंस शीट में जो बाहर वाले बैठे हैं ना मेरे आउटसाइडर्स, उनका 30 लाख लगा हुआ है। उनका कितना लगा हुआ है, 30 लाख, ठीक है। बी पॉइंट, प्लीज बताइए, अगर उनका 30 लाख है तो मेरे को मेरा मिनिमम कितना रखना पड़ेगा, 15 लाख। 2:1 मेंटेन करना है ना। अगर तुम्हारा दुगना है तो उसका 50%, तो मेरे को मेरा घर का भी पैसा रखना पड़ेगा, मतलब ओनर्स का रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन्ड, कहने से इसका 50% ऑफ ए होगा, तो कितना आ जाएगा ये, 50% ऑफ ए इज 15 lakhs। तो कम से कम भाई 15 लाख तो रखना ही पड़ेगा मुझे, राइट। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द प्रेजेंट शेयर होल्डर्स फंड्स, 14। अब आप ही बताओ, है क्या अपनी पोजीशन बायबैक करने की, नहीं, शेयर होल्डर्स फंड्स, तो इट्स कम्स टू 14 lakhs, बराबर। अब मैं 14 में से 15, मतलब मिनिमम 15 रखना है मेरे को, मेरे पास है ही 14, तो नहीं है ना बायबैक करना पॉसिबल अभी, राइट। एंड देयरफॉर फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा आपका, मैक्सिमम इक्विटी डाइल्यूशन, मतलब कितना मैं डाइल्यूट कर सकता हूँ, कितना बायबैक कर सकता हूँ, द आंसर इज नहीं कर सकते, 0, नील, डैश कर दो। समझ में आ रहा है क्या, तो जल्दी बताओ। अगर केस 1, अगर मेरी बैलेंस शीट में ये 30 लाख है, सपोज यहाँ पे 30 लाख का लोन है, और कंपनी बोल रही है बताओ हम कितना बायबैक कर सकते हैं, तो उसको बोलना नहीं है तुम्हारी ताकत अभी बायबैक करने की। समझ में आ रहा है, यू कैन नॉट बायबैक, क्यों, क्योंकि इन तीनों में से मिनिमम आंसर क्या आ रहा है, 0। भले ही फर्स्ट टेस्ट में तुमने 12,500 बोला, सेकंड टेस्ट में 7,000 बोला, तीसरे टेस्ट में 0 आया ना, नहीं कर सकते बायबैक। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे जाता है, केस 2। अगर आपका लोन फंड्स 28 लाख रहता, कितना था, 28 lakhs, प्लीज बताइए 28 लाख पे आंसर क्या आएगा, 14। मिनिमम कितना रखने का, 14, और अपने पास कितना है, 14 ही है, तो बायबैक कर पाऊंगा क्या, नहीं। मतलब अगर आपके बैलेंस शीट में लोन 28 लाख रहा तो भी आप बायबैक नहीं कर सकते हो। क्या ही पॉइंट क्लियर है, मतलब आपका आंसर रहेगा फर्स्ट टेस्ट में 12,500, सेकंड टेस्ट में 7,000, तीसरे टेस्ट में 0, नहीं बायबैक कर सकते। फिर उसने बोला ठीक है 30 की जगह 28 रहता तो भी नहीं कर सकते, राइट। अच्छा, उसने फिर थर्ड केस दिया अपने को, ये वाला अपना इंपॉर्टेंट केस है, थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाला केस क्या है, तो बहुत सिंपल सा केस है। लेट्स से उसने 25 लाख रखा, 25 लाख, ठीक है। तो मिनिमम कितना रखना पड़ेगा अपने को, 12,50,000। अपने पास कितना है अभी, 14 लाख, कहने से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1,50,000। क्या ये पॉइंट क्लियर है, यस। फाइनली एक आंसर तो पॉजिटिव आया। क्या इसके बंटवारे करें अभी, कौन से दो बंटवारे थे एक बार बताओ, क्या था एक्स और वाई, एक्स इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू CRR एंड व्हाट इज वाई, अमाउंट टू बी बॉट बैक। ये लिखना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, बिना लिखे मार्क्स नहीं देंगे आपको, ठीक है। व्हाट इज एक्स, व्हाट इज वाई, आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक्स और वाई कर देंगे। प्लीज बताइए व्हाट इज एक्स, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू CRR, एंड सेकेंड क्या है, अमाउंट टू बी बॉट बैक। yes, so what will the first equation, x plus y is equals to 1,50,000, and second equation याद है क्या आपको, y divided by buyback price. What is the buyback price, 50 into face value 10 is equals to x, तो ये आपका हट जाएगा, राइट। तो y is equals to 5x हो जाएगा। क्या यहाँ तक पॉइंट समझ में आया क्या सबको, ये y की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर लो अभी, तो कितना हो जाएगा, x plus 5x is 1,50,000, 6x is 1,50,000, and therefore x is 25,000। तो बोल नहीं देना 25,000 है, 25,000 रुपए है ये। नंबर ऑफ शेयर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, x डिवाइड बाय 10, दैट इज फेस वैल्यू, मतलब 2,500 शेयर्स। समझ में आया क्या ये, अब जल्दी बताओ फर्स्ट टेस्ट में आंसर कितना आया, 12,500, सेकेंड टेस्ट में 7,000, थर्ड टेस्ट में
ओनली 2500। प्लीज बताइए तीनों टेस्ट में से मिनिमम आंसर कौन सा है? 2500। दिस इज द मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट। इससे ऊपर तो मैं बायबैक कर ही नहीं सकता। अगेन मेरी इच्छा है 2000 का नहीं कर सकता हूं, इससे ऊपर नहीं कर सकता। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सो द मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट एज पर सेक्शन 68 इज द लोएस्ट ऑफ द 3 टेस्ट। जो भी मिनिमम आंसर रहेगा इन तीनों टेस्ट में से उतना मैं मैक्सिमम बायबैक कर सकता हूं। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, अभी किसने वाई वाला चेक किया कि वाई से भी सेम आंसर आ रहा है क्या? चेक करो, एक बार चेक करो। अगर x 25,000 है, x अगर 25 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कहने से 1,25,000 आ रहा है कि 1,25,000, राइट? अगर x 25,000 है तो हम यहाँ पे x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू 1,25,000 आएगी, क्योंकि x अगर 25 है तो y 125 है, दोनों को मिला के 150, राइट? और मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको y से आंसर निकालना है तो y को बायबैक से डिवाइड करना पड़ेगा। बायबैक प्राइस कितना है? 50। तो 125 डिवाइड बाई 50 करोगे तो भी आपको 2,500 आंसर मिलने वाला है, ये मैंने आपको बताया था। बट एनीवेज इसके चक्कर में जाना नहीं है, आप सिर्फ इतना करोगे तो भी चलेगा। क्या यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया? क्या इक्वेशन समझ में आ रही है? क्या बच्चों को ये इक्वेशन टफ लगती है? बस इक्वेशन बहुत इतनी सी बहुत छोटी सी इक्वेशन है, राइट? पहली इक्वेशन x प्लस वाई जो ब्रैकेट था वो, सेकंड इक्वेशन y डिवाइड बाय बायबैक प्राइस इनटू फेस वैल्यू इज इक्वल टू x। समझ में आया? मैंने वो टेस्ट प्रूव मतलब वो टेस्ट कैसे, वो इक्वेशन कैसे बनाया वो प्रूव करके दिया, ठीक है? क्या हमने प्रूव कर लिया 2500। अब बात करते हैं जर्नल की। इंस्टीट्यूट क्या बोलेगा आपको कि पहले तो आप निकालो हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स गेट कैन बाय बैक। तो हमने निकाल लिया 2500 को निकाल सकते हैं भाई। तो बोलता है इफ इट इज परमिसेबल देन पास जर्नल एंट्रीज। तो 3 जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। आओ जर्नल एंट्री करता। इतना समझ में आया सबको? चलो अब जर्नल एंट्री रिकॉल करना। पहले अपन क्या कर रहे हैं सोचो, मैं इक्विटी को इशू करने की बात कर रहा हूँ या पैसा लौटाने की बात कर रहा हूँ? लौटाने की बात कर रहा हूँ। अगर लौटाने की बात कर रहा हूँ, कैपिटल कम करने की बात कर रहे हैं। कैपिटल एज वेज बैलेंस क्रेडिट, कम करने के लिए डेबिट। देना फेस वैल्यू था 10 रुपए, मांग रहे हैं मुझसे 50 रुपए, नुकसान तो होगा मेरा। तो नुकसान होगा तो सबसे पहले लॉस कौन बेयर करेगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसके बाद फ्री रिजर्व्स, ठीक है? चलिए, तो पहली एंट्री क्या रहती है जल्दी बताइए? फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या रहती है? बायबैक ड्यू की। क्या एंट्री रहेगी? बायबैक ड्यू। एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 लाइन छोड़ के, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। जल्दी बताइए कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हो आप? 2500। तो कहने से 2500 शेयर्स में बायबैक करूंगा और देना पड़ेगा 50 रुपीज। तो मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स के नाम पे लिख दिया भाई तुमको 2500 इंटू 50 रुपये मिल जाएंगे, बराबर। लेकिन कैपिटल बोलेगा नहीं सर, फेस वैल्यू। कैपिटल क्या बोलेगा? फेस वैल्यू। प्लीज बताइए 2500 की फेस वैल्यू कितनी है? इंटू ₹10 बराबर 25,000। तो बताइए कितना कितना अमाउंट आ रहा है? ये 25,000 आ रहा है और ये नीचे वाले कितना अमाउंट आ रहा है? 1,25,000। तो लॉस कितना हो रहा है मेरा? 1,00,000 रुपीज। लॉस सबसे पहले कौन बेयर करता है? प्रीमियम। और उसके बाद कौन बेयर करेगा? फ्री रिजर्व्स। एक बार चेक करें क्या है अपने पास अवेलेबल बैंक बैलेंस शीट में। अकेला प्रीमियम संभाल ले रहा है। कहने से अकेला प्रीमियम ही संभाल ले रहा है मेरा, राइट? तो मैं बोलूंगा फिर यहाँ पे अकेला सिक्योरिटीज प्रीमियम को संभालने दो 1,00,000 रुपए। लेकिन सोचो ना, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम सिर्फ 75 होता तो 75,000 पहले सिक्योरिटीज बेयर करता, फिर बाकी का 25 आप पीएनएल जर्नल जो आपको समझ में आए वो यूज कर लो। समझ में आ रहा है? तो प्लीज बताइए अगर ये हो गया, अगर इतना आ रहा है तो इधर क्या बैठेगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। कहने से ये 1,00,000 रुपए यूज कर लेंगे, ठीक है? ओके, सेकेंड एंट्री क्या रहेगी? पेमेंट एंट्री। तो एक नॉर्मल एंट्री रहेगी इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बैंक। कितना आएगा? 1,25,000। क्लियर? बट अब ये नहीं बोलना सर पेमेंट करके निकल जाना, ऐसा अलाउड नहीं है। एक चीज बाकी है। क्या बाकी है? सीआरआर। सीआरआर में कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा बेटा? ये ऊपर जो मैंने लिखा है ना फर्स्ट पॉइंट, एन अमाउंट इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक मस्ट बी ट्रांसफर टू सीआरआर। कितने शेयर्स बाय बैक कर रहे हो? 2,500 इंटू 10 करके 25,000। और याद है क्या ऊपर अपन ने एक्स का आंसर निकाला ना 25,000। व्हाट वाज एक्स? अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर, वही तो बताया मैंने 25,000। समझ में आया ये? एंड व्हाट वाज वाई? अमाउंट टू बी बॉट बैक। कितना पैसा दिया मैंने उनको? 1,25,000, वही तो था अमाउंट टू बी बॉट बैक। समझ में आ रहा है सबको ये? यस। एंड थर्ड एंट्री क्या रहती है जल्दी बताइए? ट्रांसफर एंट्री। तो ट्रांसफर एंट्री रहेगा टू सीआरआर। कितना ट्रांसफर करना है बेटा सीआरआर में? सिर्फ 25,000। सवाल है किस में से? प्रीमियम नहीं बोलना, यहाँ पे क्लियर बोला है अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर विल बी आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। और फ्री रिजर्व्स मतलब पीएनएल और जनरल रिजर्व।
तो प्रीमियम नहीं यूज़ कर सकते, राइट। तो इसमें से कौन सा अवेलेबल है अपने पास, चेक करो। दोनों अवेलेबल है, आपकी जो इच्छा है वो यूज़ करो। ये नहीं बोलना सर आधा आधा कर लें क्या, जो अवेलेबल है किसी एक को यूज़ कर लो, वो बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। तो कोई एक यूज़ कर लो, पीएनएल यूज़ कर लें। अगर किसी ने जनरल रिजर्व लिखा तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स यूज़ पीएनएल। बताइए पीएनएल कितना हो गया, 25,000। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है क्या ये? अब जल्दी बताओ, इनकी वजह से मेरे बैलेंस शीट में क्या चेंजेस आए, चेक करें एक बार। मैं यहाँ पे इसके बाजू में ना बैलेंस शीट बनाना चाहता हूँ फिर से एक बार, ठीक है। अब एक बार मुझे बैलेंस शीट बताओ क्या क्या चेंजेस हुए, व्हाट आर द चेंजेस, प्लीज बताइए। इक्विटी क्या मैंने 2,500 वापस ले लिए, तो 50,000 नहीं बचे, कितने बच गए, 47,500, राइट। तो कहने से अब 47,500 बच गए मेरे पास, कितने 10 रुपीज़ के, मतलब कैपिटल कितना हो गया, 4,75,000, बराबर। अच्छा उसके बाद प्रेफरेंस कितना आ गया, सेम प्रेफरेंस पे तो कोई चेंज नहीं है। रिजर्व सरप्लस की अगर हम बात करें, आपने प्रीमियम कितना यूज़ किया बेटा, 1 लाख यूज़ किया, तो कहने से 2 लाख में से 1 लाख यूज़ कर लो, 1 लाख वही बाकी है। पीएनएल पहले 1,80,000 था, कुछ तो भी यूज़ किया मैंने, 25,000 यूज़ किया, तो कितना बच गया, 1,55,000। एंड जनरल रिजर्व तो एज इज पड़ा है अभी भी, कितना, 2,20,000। और एक नया रिजर्व बनाया ना आपने, सीआरआर कितना बनाया आपने, 25,000। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा इस ये जो क्वेश्चन बायबैक किया था आपने, वो टाइम पे लोन फंड्स कितना था, एक बार बताओ तो। लोन फंड्स कितना, लोन ये क्वेश्चन में 25 लाख, बराबर ना। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कुछ समझाना चाहता हूँ इसलिए। क्या वो जब आपने बायबैक किया तो उसका लोन फंड 25 लाख था, क्योंकि 30 लाख पे बायबैक नहीं कर सकता, 28 पे नहीं कर सकता, 25 में मैं कर पाया, तो बेसिकली वो बैलेंस शीट में 25 लाख थे, राइट। अब मैं कुछ प्रूफ करना चाहूँगा, प्लीज़ ध्यान देना। मैं जो मार्क करूँगा ना उसका मुझे टोटल करके दो, टोटल 1 2 3 4 5, आया 12,50,000। व्हाट इज द लोन, 25 lakhs। एंड 50% आया के बराबर उसका, मैंने बताया था ना बायबैक करने के बाद ये रेशियो मिनिमम 2:1 मेंटेन करके देना मुझे, वही करके दिया। समझ में आ रहा है ये, वही करके दिया मैंने आपको। तो बेसिकली जितना आपका लोन फंड था उसने क्लियर बोला था कि आफ्टर बायबैक आपका ये जो रेशियो रहना चाहिए ये 2:1 बीट नहीं करना चाहिए, तो मैंने बराबर 2:1 ला के दिया आपको। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बस दिस वाज द पावर ऑफ द थर्ड टेस्ट, दैट इज द डेट इक्विटी टेस्ट। समझ में आया? पक्का? होमवर्क दूं क्या फर्स्ट डे? चलो ठीक है, बीइंग फर्स्ट डे कोई होमवर्क नहीं, क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन, ठीक है। बस जाने से पहले एक बार वो टेस्ट रिवाइज कर लेते हैं एंड देन विल स्टॉप। पहला टेस्ट आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट, क्या था आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट, 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, रिसोर्स टेस्ट, क्या था सेकंड है, 25% ऑफ शेयरलेस फंड्स डिवाइड बाय बायबैक प्राइस। थर्ड डेट इक्विटी, 4 पॉइंट्स, फर्स्ट डेट, सेकंड मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन, थर्ड प्रेजेंट शेयरलेस फंड्स, एंड डी मैक्सिमम इक्विटी डाइल्यूशन। कैसे निकालेंगे, सी माइनस बी। पॉजिटिव आया तो बायबैक कर सकते हैं, नेगेटिव या जीरो आया नहीं कर सकते, बोल देना बायबैक कर नहीं सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? अच्छा अगर पॉजिटिव आ गया तो 2 बंटवारे करने पड़ेंगे, पहला क्या रहेगा दूसरा क्या रहेगा, एक्स और वाई। एक्स क्या था, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर, व्हाट वाज वाई, अमाउंट टू बी बॉट बैक। सेकंड इक्वेशन क्या थी, वाई डिवाइड बाय बायबैक प्राइस इनटू फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्स। क्लियर है ये? इजी। 3 जनरल एंट्री, 3 टेस्ट, लगभग चैप्टर खत्म हो गया। फर्स्ट डे अपन ने समझो चैप्टर ही खत्म कर दिया। इतना नहीं है, और भी पढ़ेंगे अपन, मतलब और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन मैंने आपको जो बेस स्टडी थी ना, कंसेप्ट जो बायबैक का था वो पूरा सिखा दिया आज, ठीक। तो कल रिवीजन करेंगे पहले, फिर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। स्टॉप करते हैं इसको।